सो यस पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विथ, है ना। अब हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो उठा रहे हैं दैट इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, पूरा फोकस करना, 100% आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे इस वाली क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो सही से समझना। अगर किसी को कोई लॉस हो रहा है, अगर किसी को कोई लॉस हो रहा है और उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इंडेमनिटी का। अब सर वो जो लॉस हो रहा है ना, वो फर्क नहीं पड़ता कि मेरे वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है, सामने वाले का लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ देयर इज लॉस एंड देयर इज समवन हु इज रेडी टू कॉम्पेंसेट दैट लॉस, irrespective of fact whether the loss is caused by me, promiser himself or any other person, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन क्या है? सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज सच वेयर वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव, क्या बोल दिया यहाँ पे, एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस कॉज, बराबर, ईदर बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। अब इसके अंदर तीन बातें इंपॉर्टेंट है सर, क्या क्या? सबसे पहला आता है सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस, कि भाई तब तुमको लॉस हो रहा है कॉम्पेंसेट मैं करके देगा। मेक अ गुड ऑफ द लॉस, मतलब कॉम्पेंसेशन का बात आया। एंड द थर्ड, जिस पार्टी को लॉस हो रहा है उसको तो कॉम्पेंसेट द पर्सन जिसको लॉस सफर हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो ध्यान देना। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री ने सतीश सर वहां पर एम्प्लॉय थे, बोला हम आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, आगे एमबीए के लिए, लेकिन वहां से रिटर्न आने के बाद में आपने एक काम कर देना, 5 साल के लिए हमको सर्व करना। ठीक है, अगर आपने 5 साल के लिए हमको सर्व नहीं किया ना, तो ऐसे वाले केस में आपको हमें देना पड़ेगा कुछ मुआवजा, मतलब कॉम्पेंसेशन। तो यहाँ पर मेरे कुछ कर्मों की वजह से अगर किसी को लॉस हो रहा है और मैं उसको कॉम्पेंसेट करने का बात कर रहा हूँ, तो दैट इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं कि देयर इज अ विशाल और देयर इज अ विभा एंड देयर इज अ करण। अब जो करण है ना, करण से विभा को बड़ा डर लग रहा है कि करण मेरे अगेंस्ट में एक्शन लेगा। तो यहाँ पे विशाल बोलता है तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, करण को एक्शन लेने दे, जो भी तेरे को लॉस होगा ना उसको कॉम्पेंसेट करके मैं दूंगा। तो यहाँ पे विशाल ले रहा है किसको, किसी और का गारंटी। इधर दो पार्टी आता है, एक होता है विशाल, एक होता है विभा, मतलब द पर्सन जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि लॉस सफर होगा तो मैं भर के दूंगा, इंडेमनीफायर। और जिसको प्रॉमिस कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनीफाइड। समझ में आ रहा है? यस। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ इंडेमनिटी, ये तो अभी पढ़ कर आया ना। चाहे प्रॉमिसर के कंडक्ट से लॉस हो रहा है तो भी इंडेमनिटी में आता है, चाहे किसी और के कंडक्ट से हो रहा है। मतलब सर इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी आपके कार का इंश्योरेंस निकाल रही है, एक्सीडेंट भरे किसी और की वजह से हुआ, वो आपको कॉम्पेंसेट करके दे रही है ना, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर इंश्योरेंस निकाला है लाइफ का, लाइफ इंश्योरेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लॉस, किसी की लाइफ की जो लॉस है इसको कोई कॉम्पेंसेट कर नहीं सकता। नहीं सर वो तो टर्म इंश्योरेंस में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ देते वो, अरे वो सिर्फ एक कॉम्पेंसेशन अमाउंट है, बट दैट इज नॉट अ कॉम्पेंसेशन फॉर द लिविंग, मतलब क्या, जो पर्सन दे दूंगा उसका रिप्लेसमेंट नहीं है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो तरीके के से बनते हैं, एक तो होता है एक्सप्रेस या फिर होता है सर इम्प्लाइड। सर कैसे बनता है एक्सप्रेस? एक्सप्रेस का मतलब सीधी सी बात है, जो एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि सतीश सर ने 5 साल के आने के बाद में सर आपको करके सर करूंगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इम्प्लाइड क्या होता है? पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट आप सोचो, ठीक है, दैट वन पर्सन इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। ये बोलना नहीं पड़ता, ये तो पार्टनरशिप एक्ट खुद ही बोलता है ना, करे कोई और भरे कोई, वाइकरियस लायबिलिटी। तो बोलने का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट इम्प्लाइड इंडेमनिटी। अब मानो मैं मैकडोनल्ड्स में गया, किसी को धक्का लगा और सामने वाले की ब्लैक टी नीचे जमीन पे गिरी, मैं लगे गया स्टोर के वहां पर और मैंने नई ब्लैक टी लेकर उनको दी, तो मैं कॉम्पेंसेट करके दिया कि नहीं किया? क्या लेकिन बोल के बोला क्या रहे तुम्हारा लॉस हो गया माफ करना मैं तुमको लेके देता, नहीं, मैंने इमीडिएट एक्शन लिया, दैट इज इम्प्लाइड इंडेमनिटी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है सर राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या होते हैं ये बता दो ना। तो दो तीन केसेस लेते हैं, समझो मैं अनअकैडमी में काम करता था, अब उसके बाद मैंने अनअकैडमी छोड़ा और मैंने ज्वाइन किया फिजिक्स वाला, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीच में से छोड़ा मैंने, तो फिजिक्स वाला के अलग सर जो थे उन्होंने बोला तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सतीश सर, आप हमें ज्वाइन कर लो, अगर इन्होंने कभी तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया तो हम आपको जो भी डैमेजेस आपको देना है हम कॉम्पेंसेट करके देंगे। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मानो अनअकैडमी ने मेरे ऊपर केस फाइल किया और अब मुझे नहीं लगता कि मैं केस जीतने वाला हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं केस जीतूंगा। फिजिक्स वाला ने बोला एक काम करो सर, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज की बात कर लो, ठीक है। तो मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया जैसे उन्होंने बोला, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है, इंडेमनिटी। ये जो कॉम्प्रोमाइज अमाउंट मैं अनअकैडमी को दे रहा हूँ मैं अलग सर से वसूल कर सकता हूँ। तीसरी बात क्या हुआ,
कि मानो सतीश सर ने ज्वाइन किया क्या, अन अकेडमी छोड़ा और फिजिक्स वाला ज्वाइन किया। अब फिजिक्स वाला के जो सर है, इन्होंने बोला सतीश सर अपनी केस को डिफेंड करना सीखो, मतलब केस लड़ो। अब केस लड़ने के लिए जो खर्चा आता है, क्या मैं फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर से कवर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई इसका वास्तविकता के साथ में संबंध नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बच्चों के लिए बेस्ट एग्जांपल लगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी में पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स वाला में नहीं पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। तो क्वेश्चन ये आता है, ये नीचे वाली जो दो सिचुएशन थी ना, सूट, कॉस्ट ऑफ सूट और कंपोजिशन वाला, तो यहाँ पर एक कंडीशन है क्या, ये बोले एज पर द डायरेक्शन ऑफ इंडेमनीफायर होना चाहिए, मतलब उनकी इच्छा से होना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ हुआ कि अलग पांडे सर इंडिया के बाहर गए तो अपना उनसे बात करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, तो बोले आप एक्ट करो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सर इसका मतलब क्या, सुनो। पहली बात, आपको लग रहा था कि यू विल लूज द केस और आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया, तो तुम एक अच्छे व्यक्ति के जैसे काम कर रहे हो, आप पैसा अलग सर से ले लेना। आपको लगता था आई विल विन द केस और आपने कोर्ट को केस डिफेंड किया, चाहे आप लॉस हो जाओ, आप हार जाओ उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपने को तो लगा ना आप जीतोगे, आप मेहनत तो किए ना, यू आर ऑनेस्ट, यू आर इन एक्टेड इन द गुड फेथ, ठीक है, तो आप अलग से पैसा वसूल करो। लेकिन आपको पता है आप केस हारोगे, फिर भी आप डिफेंड कर रहे हो और आप हार रहे हो, नाउ यू कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम अलग सर। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, अब क्वेश्चन आता है कि सर एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी अराइज कब से होती है? तो देखो, फॉर एग्जांपल आपने कार का इंश्योरेंस निकाला, कार का हुआ एक्सीडेंट, तुमने लगाया गैरेज के अंदर, कार को कहां पे चला दिया, गैरेज के अंदर, गैरेज वाले ने बिल बना के दे दिया 1 लाख रुपए। अब जरूरी नहीं कि आप गैरेज वाले को दो और बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से लो, अब पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या बोला, अगर एक बार आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो गई 1 लाख रुपए है, तो सीधा इंश्योरेंस कंपनी गैरेज वाले को दे देंगी, द अमाउंट एब्सोल्यूट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, लाइबिलिटी अराइज हो जाती है किसकी, इंडेमनीफायर की। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल कवर कर लो, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हो जहां पे आपका पूरा का पूरा इंडेमनिटी खत्म हो जाएगा। मीनिंग लिख लो, इसेंशियल एलिमेंट्स लिख लो, पार्टीज लिख लो, स्कोप क्या क्या आता है, मोड क्या क्या है, और राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पर पूरा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं हम लोग। मान लो सतीश सर को चाहिए था एक लोन, बराबर। अब बैंक वाले मेरे को लोन देने से मना कर रहे हैं, उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बोलते ऐसा मत करो, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति है हमारी इंडिया के, बराबर, आप इनको दे दो लोन। तो बोले नहीं देंगे सर। बोले अरे मैं गारंटी लेता हूँ बोले इस बंदे की, आप इसको लोन दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ली गारंटी, इसका मतलब अब सतीश सर को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी लाइबिलिटी आज भी मेरी है, लोन की प्राइमरी लाइबिलिटी मेरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी लायबल है। कैसे, अगर मैंने कंपनी डिफॉल्ट किया तो नरेंद्र मोदी जी सेकेंडरी लाइबिलिटी आपकी और आपकी कंडीशनल लाइबिलिटी कि मैंने डिफॉल्ट किया तो आप करोगे। आप कंडीशन भी लगाते हो, लगा सकते हो कि मेरी लाइबिलिटी सिर्फ सिर्फ 1 करोड़ तक की हो सकती है। मेरी लाइबिलिटी तभी है जब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रम्प भी को श्योरिटी बन जाए, मतलब दो दो लोग इसकी क्या ले, गारंटी लेवे, तो ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में फर्क क्या है? यहाँ पे भी तो लॉस को कॉम्पेंसेट करने की बात कर रहे हैं। सुनो, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं मेरी गारंटी। समझ में आया, यस और नो? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड, और यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है, प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है, यस और नो? सो यहाँ पर 3 पार्टी कौन कौन, श्योरिटी नरेंद्र मोदी जी जब जो गारंटी दे रहे हैं, प्रिंसिपल डेटर मतलब बैंक, एंड सॉरी मतलब सतीश सर, और क्रेडिटर मतलब बैंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 एग्रीमेंट हुए, 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के बीच में, मतलब प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर के बीच में। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? बोले सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है बोले नरेंद्र मोदी जी के बीच में और बैंक के बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, शांति से सुनो, है ना। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बोले इम्प्लाइड है, दिख नहीं रहा है, कैसा? वो है बोले नरेंद्र मोदी जी के बीच में और सतीश जी के बीच, सतीश के बीच में। कैसा? अगर कल जाके मैंने पैसा नहीं दिया तो पैसा कौन किसको देगा? नरेंद्र मोदी जी देंगे बैंक को, है ना। और बोलेंगे बहुत अच्छा लगा सतीश। नहीं, अब नरेंद्र मोदी जी आपको अधिकार है मेरे से पैसा वसूल करने का। दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझ में आ रहा है? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझ में आ रहा है? हाँ, एक फर्क हो सकता है क्या, कि सर यहाँ पर जो डेटर है ना, जिसको आप लोन दे रहे हो, दैट पर्सन मे बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट पर्सन मे बी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सुनना, इंडेमनिटी में एक बात याद रखना, क्या? ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट, है ना। मतलब मानो शिवगामी देवी ने पैसा दिया कटप्पा को, बराबर, और बोले क्या कर, तू जाके बाहुबली का मर्डर कर।
बोले अगर मेरे ऊपर किसने केस फाइल किया, बोले बल्लार देव ने मेरे को सजा दी, तो बोले तू टेंशन नको ले, बोले मैं देख लूंगी, वो बल्लार मेरे आगे नहीं जाता बोले। तो सुनो, ऐसे वाले केस में दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है ना, लॉफुल थोड़ी है। एस सच तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? प्रिंसिपल डेप्थ होना इंपॉर्टेंट। अगर प्रिंसिपल डेप्थ ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा क्यों? मतलब सतीश भारती ने अगर बैंक से लोन लिया ही नहीं तो गारंटी किस बात की बनी? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला हुआ है सर, कंसिडरेशन होना जरूरी। कंसिडरेशन के लिए एग्जांपल से समझते हैं। मानो सतीश भारती को कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। सतीश भारती को क्या मिला? बोले सतीश भारती के लिए कंसिडरेशन है, बोले लोन। बैंक के लिए कंसिडरेशन क्या है? बोले बैंक के लिए कंसिडरेशन है, बोले नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। लेकिन सर नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या, उनके लिए क्या कंसिडरेशन? उनको ना तुमसे कुछ मिल रहा, ना बोले बैंक से कुछ मिल रहा। बोले मिल रहा ना, क्या? रिस्पेक्ट। वैसे बोले बैंक लोन नहीं देती थी सतीश भारती को, नरेंद्र मोदी जी के बोलने पे बैंक लोन दे रही बोले सतीश भारती को। समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब द कंसिडरेशन रिसीव्ड टू प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम क्रेडिटर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ नरेंद्र मोदी जी इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चार बातें क्या है कि जो कंसिडरेशन है ना, जो कंसिडरेशन है ना, वो चार चीजों पे बात करता है। क्या? कंसिडरेशन इज एनीथिंग डन फॉर द प्रिंसिपल डेटर बाय द क्रेडिटर इज अ वैलिड कंसिडरेशन। दूसरा बात क्या बोला हुआ है? दूसरा बात बोला है फॉरबेरेंस, ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन होता है। इसके ऊपर एग्जांपल से डील करेंगे। पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है, और पास्ट प्लस प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड होता है। कुछ भी समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझो। आओ, पहला एग्जांपल, क्या नरेंद्र मोदी जी के बोलने पे सतीश भारती को बैंक ने लोन दे दिया? बोले हाँ, दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन। यस, एनीथिंग डन फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर बाय क्रेडिटर इज अ वैलिड कंसिडरेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ। बोले सर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक ने लोन दिया सतीश भारती को, फिर सतीश भारती ने पेमेंट नहीं दिया तो बैंक लेने जा रही थी एक्शन, और उतने में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं एक्शन मत लो, एक्शन मत लो, फॉरबेरेंस टू शू, मैं पैसा भरता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। तो दिस इज वैलिड कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि भाई साहब जो प्रेजेंट है ना, कि आप आज के डेट में एक्शन मत लो, मैं पैसा भर देता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, दिस इज वैलिड। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानो सतीश भारती ने लिया लोन, सतीश भारती पे नहीं कर रहा है, बैंक ले रही है एक्शन, और फिर नरेंद्र मोदी जी सामने से आके बोल रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ सतीश भारती की रीपेमेंट की। अब जो पास में लोन लिया उसके लिए नरेंद्र मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। सर लेकिन वो ऊपर वाला भी तो सेम था ना। बेटा वहां पे फॉरबियरेंस टू सू, आप एक्शन मत लो, इसके लिए वो गारंटी दे रहे थे। यहाँ पे वो गारंटी दे रहे हैं किसका? पास्ट डेट का। दिस इज नॉट अ वैलिड। समझ में आ रहा है? तीसरा एग्जाम्पल लो, क्या हुआ, बैंक ने पहले मेरे को एक लोन दिया, कितने का? मानो 50 लाख रुपए का, और अब बैंक मेरे को दूसरा लोन दे रही है, कितने रुपए का? मानो 20 लाख रुपए का। ठीक है। अब जब बैंक दूसरा लोन दे रही है 20 लाख रुपए का, सतीश भारती ने रिक्वेस्ट किया नरेंद्र मोदी जी को, आप मेरी 70 लाख की गारंटी लो ना। अब इसमें पास्ट लोन भी आ गया, प्रेजेंट लोन भी आ गया। क्या ये परफेक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रहेगा? अगर नरेंद्र मोदी जी 70 लाख का लेते हैं, क्या ऐसा ले सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर गारंटी ले रहे हो पास्ट प्लस प्रेजेंट डेप्थ की, मतलब प्रेजेंट डेप्थ इंक्लूडिंग कपल विद द पास्ट डेप्थ, तो वो वैलिड माना जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है, तो अब समझो। अगर कंसिडरेशन क्या है, एनीथिंग डन फॉर द प्रिंसिपल डेटर, वैलिड कंसिडरेशन। फॉरबियरेंस के लिए वैलिड कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन नॉट वैलिड कंसिडरेशन। पास्ट प्लस प्रेजेंट कंसिडरेशन इज अ परफेक्टली वैलिड कंसिडरेशन। आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में करोगे मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सर एग्जांपल से बात करते हैं। चलो, मानो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर ने अथोराइज किया एक एम्प्लॉय को, तू हमारे बिहाफ में क्या कर, पैसा वसूल करके लाया कर। अब एम्प्लॉय जाता है, बैग बैग भर के पैसा वसूल करके लेके आता, फिर उसके बाद में इसमें बैठता, बस में बैठता, और उसको आदत थी वो जब भी बस में बैठे सो जाता, और सोने के बाद में जब उठता तो पता चलता बैग उसके पास है ही नहीं, बैग तो कोई चुरा के ले गया। मतलब भले ही अपना एम्प्लॉय ऑनेस्ट होगा बट बड़ा निग्लिजेंट किस्म का है। अब ऐसे वाले केस में एम्प्लॉयर ने बोला भाई मेरे को पॉसिबल नहीं है तेरे को अपने पास रखने का। बोले सर मेरे बीवी बच्चे हैं, है ना, थोड़ा तो सोचो मेरे बारे में। तो ये एम्प्लॉय का नाम सतीश भारती था, मान के चलो ये एम्प्लॉय का नाम सतीश भारती था। अब नरेंद्र मोदी जी को बुला के आए, बोले चल मैं तेरे को रखूंगा, कंटिन्यू करेंगे, तू गारंटी दे। नरेंद्र मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं इज देयर एनी रॉन्ग विद सतीश भारती, इज देयर एनी रॉन्ग विद सतीश भारती? तो एम्प्लॉयर बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, एक नंबर आदमी, बहुत शिद्दत से काम करता है। मतलब आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हो विद कंसेंट विद नॉलेज।
तो बेटा ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। या फिर नरेंद्र मोदी जी ने पूछा इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद सतीश भारती, जिसके लिए मुझे गारंटी देना पड़ रहा है, व्यक्ति तो इतना अच्छा है लेकिन एम्प्लॉयर साइलेंट बैठा हुआ है, तो हियर द साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाता है, और ऐसे वाले केस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब बैंक को गारंटी दी थी, कंडीशन लगाई कि मेरे साथ में टॉम क्रूज भी क्या होना चाहिए, एज अ को श्योरिटी बोलकर ज्वाइन करना चाहिए इन केस ऑफ सतीश भारती एज अ गारंटर। तो अगर टॉम क्रूज ने ज्वाइन किया तो वो परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, लेकिन टॉम क्रूज अगर ज्वाइन नहीं करता है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में भी कंडीशनल। और लास्ट वाला, राइटिंग इज नॉट नेसेसरी, इट मे बी ओरल, इट मे बी इन रिटन फॉर्म, कैसे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। सर श्योरिटी का लायबिलिटी कैसा होता है? बोले श्योरिटी का लायबिलिटी है ना सेकेंडरी होता है, कंडीशनल हो सकता है। अगर प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिया तो, और कंडीशनल मतलब ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटीज, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की मेरा लायबिलिटी, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, however the liability of co-surety is co-extensive with the liability of principal debtor। मतलब अगर मानो बैंक ने लोन दिया है सतीश भारती को, तो नरेंद्र मोदी जी कितना लायबल रहेंगे? बोले प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बोथ। समझ में आ रहा है? और जितना मतलब सतीश भारती लायबल है। और नो नीड फर्स्ट श्यू, मतलब जो बैंक है ना वो ऐसा कर सकती है कि पहले प्रिंसिपल डेटर पे केस फाइल करे और पहले बाद में श्योरिटी, और बैंक अगर चाहे तो डायरेक्टली श्योरिटी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि, देखो क्या है एट द एंड एमसीक्यू आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि बैंक पैसा किससे वसूल करेंगे, और एक ऑप्शन है प्रिंसिपल डेटर और एक ऑप्शन है श्योरिटी, और इंस्टीट्यूट ने ना सही आंसर दिया बाय श्योरिटी। इसके पीछे इंस्टीट्यूट का लॉजिक क्या है? इंस्टीट्यूट का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, प्रिंसिपल डेटर पे करोगे फिर प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी से करेगा, इससे अच्छा ज्यादा बेटर क्या हम लोग सीधा श्योरिटी के ऊपर केस फाइल कर दे। समझ में आ रहा है? यस। अब एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं, गारंटी दो तरीके की होती है। कैसे? एक होती है आपकी स्पेसिफिक गारंटी, मतलब एक ट्रांजेक्शन के लिए दी हुई गारंटी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। क्या स्पेसिफिक गारंटी कभी रिवोक हो सकती है एक बार देने के बाद में? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिवोक। लेकिन दूसरी गारंटी होती है कंटिन्यूअस गारंटी। कंटिन्यूअस गारंटी मतलब क्या? बोले सतीश भारती को जब जब जो जो चीज चाहिए होगी तेरे शॉप से अगले 12 महीने की देते रहियो। तो अब मैं बार बार जा रहा हूँ और बार बार हर महीने में चॉकलेट बिस्किट लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसे वाले केस में गारंटी कौन सी है? कंटिन्यूअस गारंटी। किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने। किसको दी? शॉप वाले को दी। किसके प्रति दी? बोले सतीश भारती के प्रति दी। समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है क्या कंटिन्यूअस गारंटी को अपन खत्म कर सकते हैं क्या? तो पहला बात, कंटिन्यूअस गारंटी डिस्चार्ज हो सकती है बाय परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सतीश भारती ने पैसे दे दिए सारे के सारे, मोदी जी आप फ्री हो, एंजॉय करो। या फिर मोदी जी खुद भी रिवोक कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं पहले महीने में 1,000 रुपए के चॉकलेट लिया, पैसे दे दिया, फिर मैंने दूसरे महीने में 2,000 की चॉकलेट लिया, मैंने पैसे दे दिया, तीसरे महीने में मैंने 50,000 की चॉकलेट लिया, पैसे दे दिया। बोले एक नंबर। फिर 1 लाख की चॉकलेट लिया, फिर वापस 1 लाख की चॉकलेट लिया, फिर एक बार 4 लाख की चॉकलेट लिया मैंने, और इस बार मैंने पैसे नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कितने महीने की गारंटी दी थी? 12 महीने की। कितने महीने कंप्लीट हो गए? बोले 1 2 3 6 महीने कंप्लीट हो गए। तो नरेंद्र मोदी जी 3 महीनों की लाइबिलिटी देने के लिए जिम्मेदार है कि 6 लाख रुपए? बोले हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोले मेरे को विश्वास नहीं होता, मेरे को लगा सतीश बड़ा अच्छा किस्म का आदमी है ना, इसकी आगे से मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, आगे से। तो बोले चलता है, आपको पास्ट की गारंटी लेनी पड़ती, फ्यूचर के लिए आप रिवोक कर सकते हो, तो ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी रिवोक हो सकती है बाय नोटिस। दूसरा बात, क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं, ऐसा आया नरेंद्र मोदी नहीं, मानो जिस व्यक्ति ने तुम्हारी गारंटी ली उसको कुछ ऊंच नीच हो गया उसके साथ में जिंदगी में, बराबर, तो बोले गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएंगी फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। ये बात याद रखना, पुरानी चीजों के लिए उसका जो लीगल हायर है ना वो लाइबल रहेगा टू द एक्सटेंट जितना उसको प्रॉपर्टी मिला है। सो स्पेसिफिक गारंटी वंस गिवन कैन नॉट बी रिवोक। अब एक केस आया था, केस में क्या हुआ था सुनो। जो लैंडलॉर्ड है ना, लैंडलॉर्ड ने 10 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी दी थी लीज पे, किसको? सतीश भारती को। लेकिन लैंडलॉर्ड देने के लिए इच्छुक नहीं था, मतलब इच्छा नहीं थी उसकी। नरेंद्र मोदी जी ने बोली मैं लेता हूँ इसकी गारंटी, दे दे बोले। अब मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक पैसे दिए, 8वें साल मैंने पैसा ही नहीं दिया, और लैंडलॉर्ड पहुंच गया किधर? नरेंद्र मोदी जी के पास, बोलता है 8वें साल में हुआ है डिफॉल्ट, पैसे दो। अब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं चल अभी तो मैंने पैसा दे दिया, अब मेरे को इसके बाद में अपनी गारंटी को करना है खत्म। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर सकते हैं फॉर 9th एंड द 10th ईयर? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज लोगों को लगता है ये कंटिन्यूअस गारंटी है, बट दिस इज द केस ऑफ हसन अली वर्सेस वाली उल्ला। इधर क्या डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक बार का ही हुआ है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हर साल नया 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
So in this case, this is a specific guarantee and specific guarantee once given कैन नॉट बी रिवोक। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में आता है सर हाउ कैन वी रिवोक अवर गारंटी। तो बड़े बड़ा सिंपल सी बात है, देखो रिवोकेशन से तुमने पढ़ लिया, बोले रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय नोटिस देके रिवोक कर लो, या फिर कंटिन्यू गारंटी श्योरिटी के देश से रिवोक हो जाती, ऑलरेडी डन, अभी पढ़कर आए हम लोग। अब इन्होंने क्या बोला, नोवेशन। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म करके नए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंटर हो रहे हो। मतलब सर कैसा, सतीश सर ने 10 लाख का लोन लिया था, किससे, बैंक से। अब और गारंटी दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। अब नरेंद्र मोदी बैंक मेरे को और लोन दे रही है 5 लाख का एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया, 15 लाख। बोले नरेंद्र मोदी जी गारंटी दो, बोले 15 लाख का। नरेंद्र मोदी जी बोलते नहीं नहीं नहीं, बोले पहले 10 लाख का गारंटी दिया, अब 15 लाख का दूंगा, टोटल गारंटी बन जाएगा बोले 25 लाख का। बोले नहीं सॉरी, हम पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म करके वी आर एंटरिंग इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आपका लायबिलिटी सिर्फ 5 लाख से एक्स्ट्रा बढ़ेगा। सो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आया, लेकिन पुराना तो खत्म हो गया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया डिस्चार्ज। सो दिस इज वन, बाय नोवेशन एंटरिंग इनटू न्यू एंड द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कम टू एंड। इसके अलावा गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, ऑलरेडी डन, सतीश भाई जी निग्लिजेंट एम्प्लॉय के बारे में बताया नहीं। या फिर गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, शांत रह के बताया नहीं पूछने के बाद में। या गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन अंटिल द को श्योरिटी जॉइन, ये भी जब तक डोनाल्ड ट्रम्प भी इसका को श्योरिटी नहीं बनता सतीश भारती का, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया। तो ऐसे वाले केस के अंदर भी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्चार्ज हो गया अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तो। इंपॉर्टेंट है कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर की वजह से क्या हुआ सुनो, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वेरिएशन किया, चाहे वो बेनिफिट में हो श्योरिटी के चाहे नहीं हो, लेकिन उसको बोला नहीं ना तुमने, तो ऐसे वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल सतीश भारती को अपॉइंट किया था विद सैलरी ऑफ ₹1 लाख, और जिसका गारंटी लिया था नरेंद्र मोदी जी ने, बड़ा अच्छा किस्म का व्यक्ति, बोले अगर इसने कर जाके कुछ कुछ नहीं किया मैं दूंगा, बोले इसको जितना तुमने पैसा पे किया, बोले डन। अभी सीन क्या हुआ, मेरे काम से बड़ी इंप्रेस हो गया, कौन, प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर क्या बोलते, अरे सुनो सतीश भारती इधर आओ, हम आपको आज से सैलरी 10 लाख रुपए देंगे, बोले महीने का। बोला बाप रे बाप, क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बोले आप इतने अच्छे से काम करते हो, आप क्यों नहीं हमारे कंपनी के अंदर लॉस के लिए भी भागीदार बन जाओ। वैसे तो हमारी कंपनी में लॉस होता नहीं है, क्या है ना, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी रहेगा तो और ज्यादा अच्छे से काम करोगे, मतलब 1/4 लॉस आप बियर करना। तो सैलरी इंक्रीज हो गया और 1/4, ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, लॉस के लिए आप बियर करो। ये सब कुछ किया विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है, आंसर इज नो, यहाँ पर श्योरिटी हो गया डिस्चार्ज, क्योंकि बिना पूछे किया। उसके बाद में अगर प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर श्योरिटी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे, प्रिंसिपल डेटर ने काम परफॉर्म कर दिया, श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। या प्रिंसिपल डेटर ने बोला मैं पेंटिंग करूंगा और सामने वाले ने बोला मैं पेंट दूंगा, अब ये व्यक्ति ने पेंट लाके दिया ही नहीं, तो प्रिंसिपल डेटर तो डिस्चार्ज हो गया ना, वो डिस्चार्ज तो श्योरिटी डिस्चार्ज। तीसरा, प्रिंसिपल डेटर गया परफॉर्म करने के लिए, लेकिन क्रेडिटर ने उसको परफॉर्म करने नहीं दिया, बराबर क्या, तो अगर प्रिंसिपल डेटर वैसे डिस्चार्ज तो बोले फिर अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस, बराबर, तो क्रेडिटर अपना क्या बोले श्योरिटी वैसे ही डिस्चार्ज हो गया। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोलता है कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होगी मांडोली। मांडोली कैसा कि बोले 10 लाख रुपए देना है ना, 10 लाख रुपए मत दे, इमीडिएटली 8 लाख रुपए दे दे, बाकी मैं देखूंगा हूँ प्रिंसिपल डेटर। तो अगर तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या तुम सामने वाले को बोल रहे हो कि मैं तेरे को 6 महीने की जगह पे 10 महीने का टाइम दे रहा हूँ, या फिर तुम सामने वाले को प्रॉमिस कर रहे हो तुम टेंशन मत ले, तू गुड्स लेके जा, मैं तेरे ऊपर केस फाइल करूंगा नहीं, मैं केस सीधा श्योरिटी पे फाइल करूंगा, ठीक है, और ये व्यक्ति माइनर है, मतलब श्योरिटी इससे भी वसूल नहीं कर सकता, तो ऐसे वाले केस के अंदर श्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज, क्योंकि तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, 3 बातें, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, नॉट टू श्यू या कॉम्प्रोमाइज विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, दिस इज नॉट। लेकिन हाँ, अगर तुमने क्या किया, सामने वाले ने पैसा देना था, उसने पैसा नहीं दिया, आपके पास 3 साल का समय था वेट करने का, आपने केस फाइल नहीं किया, कब तक, 2 साल 11 महीने तक, और बाद में केस फाइल कर रहे हो, तो श्योरिटी बोल रहा है ये तुम्हारा गलत हो गया, तुम बड़ा वेट किए, मतलब फॉरबियरेंस ऑफ श्योर, मतलब आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, बोले ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मेरा कोई उससे बात नहीं हुआ था, मैंने खुद को रोक के रखा था केस फाइल करने से, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज फॉरबियरेंस ऑफ श्यू, एंड यहाँ पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है कि अगर मानो ये जो क्रिएटर है ना किसी थर्ड पर्सन के साथ में बात करके बोलता है कि भाई मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा मेरे प्रिंसिपल डेटर को, मैं शू नहीं करूंगा प्रिंसिपल डेटर को, कॉम्प्रोमाइज,
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वो किसके साथ में कर रहा है, थर्ड पर्सन के साथ में कर रहा है ना, थोड़ी ना प्रिंसिपल डेटर के साथ में कर रहा है। तो श्योरिटी तेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तू डिस्चार्ज नहीं होगा, तू डिस्चार्ज नहीं होगा। ये थर्ड पर्सन आके श्योरिटी को बोल दिया, अरे बोले पता है क्या, उसने मेरे को बोला एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग खत्म कर लिए क्या, डिस्चार्ज ऑफ गारंटी, बराबर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए, सर राइट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी को क्या अधिकार है, बोले जैसे ही पैसा श्योरिटी ने दिया क्रेडिटर को, श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, मतलब अब जैसे क्रेडिटर को अधिकार था ना पैसा लेना प्रिंसिपल डेटर को से, अब वो अधिकार किसके पास आ गया, बोले श्योरिटी के पास आ गया, बराबर। राइट ऑफ सब्रोगेशन बोलते हैं इसको। दूसरा बात क्या बोला है, मैंने बोला था देयर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन श्योरिटी एंड बोलो रे ढोक लो, श्योरिटी एंड कौन था, श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्योरिटी जो है वो इंडेमनिटी होल्डर हो गया ना, इंडेमनिटी होल्डर को कुछ अधिकार याद है क्या, राइट टू रिकवर द डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट, कॉम्प्रोमाइज, है ना। तो वो सारे अधिकार अब श्योरिटी को मिल जाएंगे किसके अगेंस्ट में, बोले प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर जो श्योरिटी है ना उसने डिस्चार्ज किया, अब उसको है ना ये बताओ क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या अधिकार है, तो बोले 3 अधिकार। पहली बात, क्रेडिटर के पास कुछ प्रॉपर्टी थी क्या, बोले प्रिंसिपल डेटर की एज अ सिक्योरिटी, बोले हाँ। क्रेडिटर ने जैसे ही तूने क्रेडिटर को पैसा दिया, क्रेडिटर ने वो सिक्योरिटी तेरे को दे देनी चाहिए, ये पहला अधिकार। अच्छा, लेकिन सर क्रेडिटर ने वो सिक्योरिटी तो दे दी किसको, प्रिंसिपल डेटर को, रिवर्ट कर दी, बोले अब तू मांग उसका डिडक्शन, तू मांग उसका डिडक्शन, समझ में आ रहा है, हाँ। या फिर अगर मैं बोलूं सेट ऑफ करने का अधिकार, तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी है तो उसको रिसीव करो, इफ इट इज गिवन बैक टू प्रिंसिपल डेटर तो उसका ले लो डिडक्शन, समझ में आ रहा है। लेकिन सर कौन सी सिक्योरिटी, तो बोले जब आपने गारंटी दी थी ना उस समय में जो सिक्योरिटी होगी एट द टाइम ऑफ गिविंग गारंटी, वही सिक्योरिटी वसूल करने का अधिकार है। आपने गारंटी दी तब प्रिंसिपल डेटर ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद में कोई नई सिक्योरिटी दी, वो वसूल करने का आपका अधिकार नहीं है। सो बराबर, सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ गारंटी, नॉट अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड लेटर, बाद में प्रोवाइड करने वाली सिक्योरिटी की बात नहीं करता है। इसके बाद में सर एक बात बताओ, को श्योरिटी है, एक से ज्यादा को श्योरिटी है, उनके प्रति क्या अधिकार है, बोले देखो को श्योरिटी ने अपना परसेंटेज डिसाइड करके रखा, 4 लोग हैं S1 S2 S3 S4, श्योरिटी 1 2 3 4, 10 लाख का लॉस हुआ, इन लोगों ने अपना परसेंटेज पहले से डिसाइड करके रखा था। परसेंटेज क्या था, परसेंटेज था 40 30 20 10, तो वैसे ही बोले 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख ऐसे लायबल रहेंगे। इन्होंने परसेंटेज डिसाइडेड नहीं थी तो फिर इक्वली लायबल रहेंगे 2.5 लाख, लेकिन इन्होंने अपने अपर स्लैब लगाए, मतलब 3 श्योरिटी है ए बी सी, एक ने बोला मैं लायबल रहूंगा 1 लाख तक, दूसरे ने बोला मैं 2 लाख तक, तीसरे ने बोला मैं कितने तक 4 लाख तक। लोअर स्लैब कितना है, बोले 1 लाख, इतना तो सबके लिए लायबल है ना। लॉस हुआ 3 लाख का, तो बोले लोअर स्लैब 1 लाख के लिए ए, 1 लाख के लिए बी, 1 लाख के लिए सी। अगर लॉस हो जाता है बोले 4 लाख का, तो बोले ए का मैक्सिमम लायबिलिटी कितना है, बोले 1 लाख का। इसके बाद में कितना बच गया, 3 लाख, डिवाइड करो बोले 2 के अंदर, तो बोले 1.5 लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख मतलब 2 के नीचे है और 4 के भी नीचे है ना, बोले दिस गाइज आर लायबल इक्वली फॉर रिमेनिंग। अब मानो लॉस हो गया कितना, 7 लाख रुपए का, तो बोले ए कितने के लायबल है, 1 लाख, अब कितना बच गया 6 लाख, 6 लाख को बोले 2 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 लाख और 3 लाख। लेकिन बी जो है उसका लायबिलिटी मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है, तो उसको दो 2 लाख, और अब रिमेनिंग डिफिशियंसी जो है वो कौन बेयर करेगा, 4 लाख का सी, वो 4 लाख उसकी लिमिट के अंदर भी है। और अगर 10 लाख का लॉस होता है सर, तो 1 लाख ये करता है, 2 लाख ये करता है, 4 लाख ये करता है, बाकी का लॉस बैंक का लॉस, समझ में आ रहा है। तो हियर वी आर डन विथ व्हाट, वी आर डन विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज वेल गाइस, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मतलब सुपर डुपर फास्ट तरीके से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी खत्म कर लिया। अब सर एक काम करते हैं, इंडेमनिटी और प्लेज को भी उड़ा देते हैं एकदम आराम से, आ जाओ। इंडेमनिटी क्या होता है, देयर आर 2 पर्सन, बेलर बेली, बराबर। बेलर किसी पर्पस से अपना गुड्स डिलीवर कर रहा है, टाइटल नहीं दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, किसको, बेली को। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, बेलर अपने गुड्स को क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। सर कैसा कैसा ऐसा कैसा, बोले बड़ा सिंपल है, तुम्हारा मोबाइल खराब हुआ, बोले हाँ, रिपेयरिंग शॉप में ले जाके क्या तुमने ओनरशिप दे दिया, डिलीवरी दिया, पोजीशन दिया, किसके लिए दिया, बोले रिपेयर करने के लिए। रिपेयर होने के बाद में गुड्स वापस लोगे कि नहीं लोगे, बोले हाँ। अब सुनो, आपके फ्रेंड का गुड्स खराब हो गया, वो रहता गांव में, तुम रहते पुणे में, उसने बोला भाई तू पुणे में जाएगा ना, जो स्टोर होगा वहां पर गुड्स दे देना। मतलब इसने भी तो बेलमेंट किया ना, इसने आपको गुड्स दिया किसके लिए, कि तू स्टोर में देना किसी पर्पस के लिए, तुमने गुड्स दिया स्टोर में, बराबर, हाँ।
रिपेयर करने के लिए सामने वाले इस, ये भी बेलमेंट हो गया, पर्पस कंप्लीट। अब यहाँ से बेली जो है एक तो गुड देगा आपको, बराबर, मतलब आप बेलर हो ना, या फिर वो आपकी डायरेक्शन से इसको पोस्ट इसको सेंड कर देगा आपके फ्रेंड को, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? इट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर स्पेसिफिक फॉर सम पर्पस। इफ द पर्पस गेट कंप्लीटेड अकम्प्लिश द गुड्स ईदर रिटर्न टू द बेलर और डिस्पोज ऑफ एज पर डायरेक्शन, मतलब आपके फ्रेंड को डायरेक्ट दे देना, समझ में आया? यस, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टी है, बेलर एंड द बेली। इसके बाद में आता है सर, अब सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, मैंने किसी से लोन लिया और उसके अगेंस्ट में मैंने दिया उनको गोल्ड एज अ सिक्योरिटी, तो ये बेलमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम लोग गुड्स दे रहे हैं ना, लेकिन ये गुड्स हम क्या दे रहे हैं? एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिटी हम उसको गारंटी दे रहे हैं ना खुद के बारे में, बोले हाँ, तो दिस इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज इज नथिंग बट द बेलमेंट। अब ये जो बेलर है ना, बेलर बन जाता है पाउनर और बेली बन जाती है पाउनी, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बेलमेंट ऑफ द गुड्स इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स तो आप दे रहे हो एज अ पोजीशन, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज अ प्लेज। इधर पाउनर कौन है? बोले जो बेलर है वो बन गया पाउनर, और बोले पाउनी कौन है? तो बोले जो बेली है वो बन गई पाउनी, बराबर। आगे बढ़ते बच्चों, अब सुनो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोले, पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होने चाहिए, बट हमने एक पढ़ा था रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बोले वो एक्सेप्शन है। बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुम मोबाइल शॉप पे मोबाइल ले जाने के दो, वो क्या बोलता है? अगर प्रॉब्लम रहा तो पैसा देना, प्रॉब्लम नहीं रहा तो चेक करने दो, समझ में आ रहा है क्या? जब पैसा नहीं लूंगा आपसे, ये वाला। डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, गुड्स डिलीवरी करना इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप देना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर डिलीवरी के अंदर क्या एक्चुअल डिलीवरी आता है? हैंड ओवर ऑफ गुड्स, समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक्चुअल डिलीवरी आता है। सर सिंबॉलिक डिलीवरी आता है, मतलब आपने कार नहीं देते हुए कार की दी थी, सिंबॉलिक डिलीवरी। तीसरा आता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को बच्चे समझ नहीं पाते, समझो दो एग्जांपल देता हूँ, खत्म करना। अब ए जो है ना, ये अपना बी को ना अपनी कार देने के लिए रेडी है, ना कार की देने के लिए रेडी है। मैंने बोला यहाँ पे सतीश सर बोलते अरे दे दे रे बी को, कार देने तो की दे। बोले कुछ भी हो जाए मैं ना कार दूंगा ना की दूंगा बी को। मैंने बोला ऐसा मान तूने मेरे को दिया, ऐसा मान तूने मेरे को दिया, कल जाके कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं देखता, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ए ने दिया बी को क्या? कार या कार की, लेकिन वो ये नहीं मानता मैंने बी ने दिया, मैंने वो बोलता सर मैं तो मानूंगा मैंने आपको दिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने ना मुझे हैंड ओवर किया ना ना उसकी सिंबॉलिक मुझे दिया, मेरे मम्मी के पास आके मेरे को दिया, मतलब एज गुड एज आपने मुझे दिया ऐसा माना जाएगा ना। हाँ, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक। अब क्या हुआ, एक मस्त केस लॉ हुआ। यहाँ पर एक सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल का क्या था, सिनेमा हॉल ने लोन लिया बैंक से और बोले सिक्योरिटी में क्या दूं, तो बोले अपने जो प्रोजेक्टर है ना वो प्रोजेक्टर लेके जाओ। अब बैंक वालों ने बोला यार प्रोजेक्टर हमारे गोडाउन में रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, इससे बेहतरीन है कि काम करो इस प्रोजेक्टर को आप ही संभाल के रखो, इससे कमाई करो। तो सुनो, आइडियली गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ना एक्चुअल गुड्स गया ना उसका टोकन गया, तो क्या ये बेलमेंट है? क्या ये बेलमेंट है? बोले हाँ ये बेलमेंट है, कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट है, समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्पस। कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए जिसके लिए गुड्स ट्रांसफर किया। पोजीशन जाना इंपॉर्टेंट है, टाइटल जाना, ओनरशिप जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा? सर रिटर्न, जैसे पर्पस कंप्लीट हुआ गुड्स रिटर्न करना। अब क्वेश्चन आता है कि मैं अगर बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहा हूँ तो क्या ये बेलमेंट है? बोले ये बेलमेंट नहीं है। क्यों बेलमेंट नहीं है? क्योंकि मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, बिकॉज गुड्स का डेफिनेशन है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम and it includes share stock going crab grass thing attached forming part of land which can be severe before sale take place। जान दो, आगे बढ़ते बच्चों। अगर आप ऑर्नामेंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, क्या ये बेलमेंट है? बोले ये भी बेलमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि एक चाबी आपके पास, एक चाबी बैंक के पास है, तो बैंक को ओनर पोजीशन मिला, कंट्रोल मिला ही नहीं ना। बोले यस और नो। क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपनी कार पार्किंग लॉट में रखी और चाबी खुद के साथ लेके गए, क्या ये बेलमेंट है? ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि ओन अभी भी कंट्रोल आपका है, लेकिन आपने कार पार्किंग के लिए रखी और चाबी भी दे के आए उधर। बोले अगर कोई आया जगह नहीं मिली तो मेरी कार सरका देना, तो ये बेलमेंट माना जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कभी कभी बेलमेंट बन जाता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी आके आपके कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके चल जाते हैं, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। उसके बाद में आता है बैंकर लॉकर में आपने ऑर्नामेंट लॉक किए, नॉट अ बेलमेंट। आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, नॉट अ बेलमेंट। हो चुका है ये सब कुछ। अब आगे बढ़ते बच्चों। बेलमेंट कितने टाइप के होते हैं? बोले बेसिकली दो टाइप के, एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस मतलब
इधर आपको है ना सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं है, एक तो आप सिर्फ खुद का फायदा देख रहे हो, किसी सामने वाले का फायदा। मतलब सर मैं गया ताजमहल के सामने, अब मेरा मोबाइल था और मेरे को मेरे वाइफ के साथ में, मेरे मम्मी के साथ में फोटो निकालना, मैंने तुमको मेरा गुड्स दिया, मैंने बोला हम लोगों का फोटो निकालो, तो यहाँ पे मैंने गुड्स आपको दिया, लेकिन किस पर्पज से, मेरे फायदे के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, आप मेरे को मिले कहाँ पे, ताजमहल के सामने, आप रोते बैठे हो, बोले क्यों, बोले मेरे मम्मी पापा दिख नहीं रहे, मेरे को इधर छोड़ के गए, डर लग रहा है। मैंने बोला नंबर है घर वालों का, बोले हाँ, मैंने बोला ये ले फोन कॉल कर। तो यहाँ पे मैंने गुड्स आपको दिया, लेकिन किसके लिए दिया, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदा के कुछ है क्या, मैं कुछ रिटर्न में मांग रहा हूँ क्या, नहीं, दिस बेलमेंट कॉल्ड ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। लेकिन अगर अगर ऐसा हो जाता है कि मैंने आपको गुड्स दिया, उसमें आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है, सर मोबाइल मतलब मैंने लॉन्ड्री में कपड़े दिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, मुझे कपड़े साफ करके मिल रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एग्जांपल कर सकते हो, टेलर का कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, बाइक कार सर्विस, यहाँ पे दोनों का भी फायदा है। इसको बोलते हैं कौन सा बेलमेंट, इसको बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। समझ में आ रहा है, यस। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज। बेलर के राइट एंड, देखो बेलर के राइट, बेली की ड्यूटीज, बेली के राइट, बेलर के राइट बेली की ड्यूटी, और बेलर की ड्यूटी बेली के, सॉरी 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 सॉरी, बेलर का अधिकार बेली का ड्यूटी, और बेली का ड्यूटी, नहीं बेलर का ड्यूटी बेली का अधिकार। अरे बेलर्स राइट इज इक्वल टू बेली का ड्यूटी, और बेलर का ड्यूटी इज इक्वल टू बेली का राइट, ऐसा याद करो, ठीक है। आ जाओ, अब मैं फटाफट आप लोगों से बात करता हूँ। अगर आपने किसी को गुड़ दिया, एक एग्जांपल लेके चलते कि मैंने मेरी कार आप लोगों को, मैंने मेरी बाइक आप लोगों को दी है घुमाने फिराने के लिए अपने दोस्तों को। दो सिचुएशन, एक तो पैसा लेके दी या पैसा बिना लेके दी। अगर पैसा लेके दी तो दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, और बिना पैसे लेके लेके दी तो आउट ऑफ चैरिटी, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ठीक है। तो सुनो, अब मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल था, मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल था, और ये बात मुझे पता है, और फिर भी मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, चाहे वो फ्री में दो चाहे पैसा लेके दो। सतीश सर आपकी जिम्मेदारी, आपने बताना चाहिए, यू शुड टेल द फैक्ट दैट यू नो। बट अगर मैंने आपसे पैसा लिया है एंड इवन दो आई एम नॉट अवेयर, फिर भी मैं लायबल रहूंगा। समझ में आ रहा है। सो ग्रेटिट्यूड बेलमेंट द फैक्ट विच यू आर फॉल्ट विच यू आर अवेयर, बट नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट वेदर ही वाज अवेयर और नॉट, तू तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा मेरे भाई। पैसा लेके गया तो तेरे को पता होना चाहिए, गाड़ी चेक करके देना चाहिए। बियर द नेसेसरी एक्सपेंसेस, बियर द नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब क्या, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है आपका, ठीक है। आपने ऐसे फुकट में दिया, आपके फायदे के लिए दिया, और उसको खर्चा लग गया गाड़ी को कुछ, तो बोले नेसेसरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेलर तू बियर करना। सर वो बेली के बेनिफिट के लिए दिया, फिर वो बियर करेगा एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है। अगर अगर नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है, पैसा लेके मैंने गाड़ी दिया उसको, तो बोले सुनना, देन बेलर तू लायबल रहेगा किसके लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा तो वो कर लेगा, लेकिन गाड़ी खराब होगी तो वो तेरा खर्चा है भाई, तेरा है ना। इंडेमनीफाई बेली, अब सुनो इंडेमनीफाई बेली मतलब क्या होता है, अगर तुमने बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस है मतलब चैरिटी में दिया, पैसा वसूल नहीं कर रहे हो उससे, उसको दिया 5-10 दिन के लिए तुमने, और तुम उसको मांग रहे हो तीसरे दिन पे ला मेरी गाड़ी, मतलब मान लो तुम 10 दिन के लिए उसको गाड़ी दी हो, और उसके बाद में तुम उसको चौथे दिन बोल रहे हो इधर आ, मेरे को मेरी गाड़ी वापस दे, मेरे को मेरी गाड़ी वापस दे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर वो पैसा लेता, पैसे लेके तुम उसको बोल सकते हो बिफोर टाइम, नहीं बोल सकते हो, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन तुमने फुकट दिया तो तुम में वट है, तुम बोल रहे हो मेरे को मेरी गाड़ी वापस ला के दे, बराबर। तो ऐसे वाले केस में बोले उसको अगर कुछ लॉस हुआ है ना तो वो तुमको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा, लेकिन उसको तुम्हारे वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ ना, उसका डिडक्शन ले लो। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सर क्या हुआ, बेलर ने गाड़ी दिया ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में, किसको, बेली को, 10 दिन के लिए। अगर बेली बाहर जाके मार्केट में से गाड़ी उठा के लाता तो उसको लगता कम से कम 1,000 रुपए दिन का, ठीक है। तो बेली को मैंने गाड़ी दिया, 4 दिन उसने मेरी गाड़ी को यूज किया, और बाद में मैंने बोला अरे भाई मेरे को मेरी गाड़ी वापस दे दे। अब मैंने उसको बोला मेरी गाड़ी वापस दे दे, बराबर। वो मार्केट में गया, उसको नेक्स्ट 6 दिन के लिए गाड़ी लेना पड़ा, लेकिन उसको नेक्स्ट 6 डे की गाड़ी कितने रुपए में मिली, 12,000 रुपए में। कितने में, 12,000। सर एक दिन का 1,000 बोला था ना, अरे जब 10 दिन का लिए ले रहे थे तो 1,000 रुपए बोला पर डे, लेकिन अब तुम 6 दिन के लिए ले रहे हो तो डबल रेट लग गया। तो बताओ उसको एक्स्ट्रा कितना लगा, 1,000 तो वैसे भी लगना था ना, एक्स्ट्रा कितना लगा 6 दिन का, बोले 6,000। उस 4 दिन तो उसने तुम्हारा गाड़ी चलाया, तो कितना पैसा बचा, बोले उसका 4,000 से हुआ ना, तो बोले 4,000 माइनस कर लो, अब 2,000 के लिए बेलर तू लाइबल है, कॉम्पेंसेट कर। मतलब शॉर्ट में बोलूं, इफ द बेली सफर सम लॉसेस
बिकॉज द डिमांड बैक ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, बराबर। तो बेली जो है ना एंटाइटल फॉर कॉम्पेंसेशन, अगर लॉस ज्यादा होगा बेनिफिट कम होगा, जैसे ये वाला केस था। बट बेली इज नॉट एंटाइटल इफ द लॉस इज लेसर एंड द बेनिफिट इज हायर, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफेक्टिव टाइटल, बेलर तुम्हारा खुद का गुड्स नहीं था, मैंने एक कपड़ा चोरी करके लाया और टेलर नहीं, एक शर्ट मैंने किसी का कोट चोरी करके लाया और मैंने लॉन्ड्री वाले को बोला मस्त क्या करे इसकी धुलाई कर कपड़े की, और उधर से ट्रू ओनर आया, उसको समझ में आ गया ये तो मेरा ही शेरवानी है शादी की, समझ में आ रहा है। तो ऐसे वाले केस में अगर इंडेमनीफाई करना पड़ेगा जो भी लॉस बेली को हुआ है उसमें, बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। अब बेली मुझे मेरा गुड्स वापस दे रहा है, मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट, पर्पस गॉट कंप्लीटेड, समझ में आ रहा है। ये हो गए बेलर की ड्यूटीज। अब आते हैं हम लोग बेली की ड्यूटी पे सीधा। बेली का ड्यूटी क्या है? टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अब रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है कि सपोजिंगली सतीश सर ने अपने ऑर्नामेंट दिए किसको? नरेंद्र मोदी जी को दिए। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, खुद के ज्वेलरी के साथ में सतीश की ज्वेलरी रखी और वो ज्वेलरी आके चुरा के ले गए लोग। तो नरेंद्र मोदी जी लायबल है क्या? नहीं लायबल है। क्यों लायबल नहीं है? क्यों लायबल नहीं है? बोले क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरी केयर ली ना गुड्स की, वो अलग बात है, लेकिन चोरी हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने खुद की ज्वेलरी रखी लॉकर में और सतीश सर की ज्वेलरी रखी ओपन, और वो हो गए स्टोलर। अब नरेंद्र मोदी जी आप लायबल है, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जैसे लोगों के सामान को ऐसे रखो जैसे कि वो तुम्हारा खुद का सामान है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। अब सुनो, मैंने बोला था मेरे दोस्त वाला एग्जांपल, इफ यू गाइस रिमेंबर, मेरे दोस्त ने क्या बोला था, बाइक देके, मेरे एक दोस्त था प्रणव संचेती और एक दोस्त था हितेश। हितेश ने बोला प्रणव संचेती को कि बोले भाई सुन, सतीश को गाड़ी चलाने मत देना, है ना। और मेरे को बिठाया पीछे, मैं सो रहा था, मेरे को आ रही थी फुल नींद। अब मेरे और हम जा रहे थे शेगांव, तो नागजरी बोलकर एक एरिया लगता है, जीजा झाकझुक रास्ता है, ऐसा जिग जैग। प्रणव को भी लगा यार सतीश तो सो रहा है, बोले सतीश गाड़ी चलाएगा? मैं बोला हाँ चलाऊंगा। अब क्या हुआ, वो गाड़ी मैंने चलाया और उसके बाद में मेरा हुआ एक्सीडेंट ऑन 26 नवंबर 2016 के 16 में, और मेरे हाथ का कॉलर बोन टूट गया, वो अलग बात है। लेकिन मेरे दोस्त की गाड़ी को भी हुआ इंजुरी, मतलब उसकी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे वाले केस में आपको नहीं लगता है कि भाई साहब उसने हमको गुड़ दिया था, वो बोला था कैसे यूज करना, लेकिन हमने उस तरीके से यूज नहीं किया, डोंट यू थिंक हमें उसको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा? आंसर इज यस। आगे बढ़ते बच्चों, नॉन मिक्सचर ऑफ द गुड्स ऑफ द बेलर। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, सतीश सर ने एप्पल दिया, हाई क्वालिटी के एप्पल मेरे लोगो लगा के दिया मैंने सेलर को, सेलर के लो क्वालिटी के एप्पल थे उसने मिक्स कर डाले। क्वेश्चन आता है क्या ये गुड्स मिक्स होने के बाद में सेपरेट हो सकता है क्या? बोले हाँ। तो बोले सेपरेशन का जो खर्चा है वो कौन बियर करेगा? बोले सेलर बियर करेगा। लेकिन मानो मैंने मेरा दूसरा गुड है मिल्क, वो दिया मैंने दूसरे सेलर को, उसने खुद के मिल्क में मिक्स कर डाला। अब बच्चों दिस इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक बार मिक्स करा ना, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई किसका कौन सा है। तो मिक्स करने के बाद में सेपरेट हो सकता है क्या? बोले नहीं बेटा, ये लाइबल रहेगा पूरा लॉस के लिए, समझ में आ रहा है? यस सर। सो मिक्सचर कर रहा है विद कंसेंट किया है तो बोथ पार्टी विल गेट द बेनिफिट। मिक्सचर विदाउट कंसेंट बट सेपरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ सेपरेशन विल बी बियर बाय बेली। और मिक्सचर किया है विदाउट कंसेंट और नॉट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो बेलर जो बेली जो है ना वो बियर करेगा, पूरा का पूरा कॉम्पेंसेट करके देगा बेलर को। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा, रिटर्न द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैंने बताया था मैंने गाय दिया है, गाय के साथ में उसका बछड़ा जन्म तो बछड़ा आके मिलेगा। मैंने एक शेयर प्लेस किया है किसके अंदर, बैंक के अंदर, उसके ऊपर डिविडेंड आया, उसके ऊपर बोनस शेयर आया, तो वो मेरा अधिकार है वसूल करने का। तीसरा बात क्या बोला कि भाई मैंने 1000 कोंबड़ियां दी थी और कोंबड़े के साथ में 100 मैंने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। अब 2 महीने के बाद में वो 1000 कोंबड़ी 2000 कोंबड़ी बन गई और अंडे जो है वो 500 अंडे बन गए। तो बोले अपने पास अधिकार है पूरा वसूल करने का, नहीं जितना दिया उतना वसूल नहीं करेंगे, ठीक है। और नो एडवर्स टाइटल, एडवर्स टाइटल नहीं होना, बेली मस्ट होल्ड द गुड्स, कि वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैं बेलर को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं वगैरह, बराबर। सो बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ एंड फॉर बेलर, ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर, है ना, वो मैं मानते ही नहीं, दे रहा नहीं है, ऐसा नहीं करेगा। अब ये बातें ऊपर ऊपर से फटाफट करो। बेली का जिसको मैंने गुड्स दिया उसके क्या अधिकार है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनीवन और एनी ऑफ द जॉइंट बेलर, एक से ज्यादा जॉइंट बिलर है, किसी को भी एक को दे देगा चल जाएगा। दूसरा, राइट टू इंडेमनीफाई, अगर बेली को लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द बेलर का टाइटल ओरिजिनल नहीं था तो वो वसूल करके लेगा किससे? बोले बेलर से। राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिटी इन केस ऑफ फॉल्ट इन द गुड्स, गाड़ी को ब्रेक नहीं था तुमने बताया नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो तुमसे वसूल करके लेगा,
बराबर। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, राइट टू क्लेम, अगर उसने तुम्हारे गुड्स के ऊपर कुछ खर्चा किया, गाड़ी खराब हुई, मरम्मत की, तो वो तो अधिकार रखता है तुमसे वसूल करने का। राइट टू अप्लाई द कोड टू डिसाइड द टाइटल, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि वो कोट का मालिक मैं हूँ, दूसरा बोल रहा हूँ शेरवानी का मालिक मैं हूँ, बराबर, तो वो कोर्ट को अप्लाई करेगा और कोर्ट बोलेगा तुम डिसाइड करो इसका एक्चुअल मालिक कौन है। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट, अच्छा पर्टिकुलर लियन जनरल लियन होता क्या है, देखो किसी और के माल को खुद के पास रखना इसको बोलते हैं लियन, मतलब गुड्स ऑलरेडी ओनरशिप चले गया लेकिन पोजीशन मेरे पास, उसको बोलते हैं लियन। अब फॉर एग्जांपल तुमने मोबाइल दिया, मोबाइल का रिपेयर हुआ, खर्चा मुझे मोबाइल का नहीं दे रहे हो, तो मैं इसको बोलता हूँ जनरल लियन, पर्टिकुलर लियन, है ना, उस मोबाइल को मैं मेरे पास रख रहा हूँ। लेकिन अब मानो तुमने मेरे से लोन लिया और अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तुमने मेरे से सेकंड लोन लिया, मैंने बोला सिक्योरिटी के नाम पे कुछ तो दो, मैं हूँ बैंक, तुमने सिक्योरिटी दी, अब सेकंड लोन तो रीपे कर दिया तुमने, एग्जाम का क्वेश्चन है, सेकंड लोन तुमने रीपे कर लिया और ये जो सिक्योरिटी मांग रहे हो, मैं बोला सिक्योरिटी नहीं दूंगा, पहला लोन अभी भी बाकी है, ये सिक्योरिटी सेल करके मेरा पहला लोन निपटाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे वाले केस में इसको बोलते हैं जनरल लियन। जनरल लियन मतलब क्या, कि भाई साहब जो गुड्स है ना, मैं किसी और लोन के प्रति एडजस्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो जनरल लियन कौन कर सकता है, सिर्फ 5 लोग कर सकते हैं। जनरल लियन कर सकता है बैंक, फैक्टर, वॉर फिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट या फिर पॉलिसी ब्रोकर, ये 5 लोग ही जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके आप इनके इस अधिकारों को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। इसके ऊपर आया था केस स्टडी, इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्टिकुलर लियन, सर हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, बोले पर्टिकुलर लियन यू कैन एक्सरसाइज, लेकिन उसकी कंडीशन है क्या, कि तुमने उसके ऊपर कुछ स्किल या लेबर लगाए होने चाहिए और जिसकी वजह से उसमें हुआ है वैल्यू एडिशन, मतलब किसी ने कपड़ा ला के दिया और उस कपड़े का तुमने ड्रेस में कन्वर्ट किया, बराबर, पैंट में कन्वर्ट किया, तो ऐसे वाले केस में आपने क्या किया, सर उसके ऊपर लेबर और स्किल हमने अप्लाई किया, ठीक है, वैल्यू एडिशन हुआ है। अब वो पैसा अगर आपको नहीं दे रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, क्या हम लोग बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, जिस समय के लिए दिया था वो पीरियड खत्म हो गया तो एक्सपायरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, जिस पर्पस के लिए दिया पर्पस कंप्लीट हो गया। डेथ हो गया, बोले बेलर का या बेली का, खत्म। लेकिन सुनना, अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है तो टर्मिनेट होगा, नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट पैसा तो तुमने ले लिया वो टर्मिनेट नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट यूज, मैंने बोला ऐसे यूज करना, तुम नेक्स्ट तरीके से यूज कर रहे हो, या डिस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, समझ में आ रहा है, मैंने तुमको जो गाय दी थी, हॉर्स दिया था, वही मर गया, बराबर, तो फिर क्या आगे बेलमेंट कंटिन्यू करोगे तुम लोग, ठीक है। चलो, तो जनरल ईयर पर्टिकुलर ईयर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेक श्योर आपने वो करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट आता है तुम्हारा बेलमेंट के अंदर, सर फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स क्या बोलता है, सुनो, फाइंडर ऑफ द गुड्स बोलता है कि सर जैसे ही क्या हुआ, सुनो, किसी का माल आपको रास्ते में मिला, मैं बोलता कभी नहीं उठाना, उठाने से तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ती, तुमको फायदा आटाने का नहीं होता, घंटा फायदा नहीं होता है सर। मतलब सुनो, पहली बात, तुमने बड़ा पहले तो तुमने कोशिश करना चाहिए ट्रू ओनर को ढूंढने की, तुम नहीं ढूंढोगे तो बोले सेक्शन 403, अगर वो व्यक्ति जीवित है ना जिसका तुमने गुड्स उठाया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडियन पिनल कोड के अंदर लायबल होगे। अरे बाप रे, अगर वो व्यक्ति मृत होगा ना, सेक्शन 404 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में जाने के पहले तुमने चुराया, दूसरा केस लगेगा तुम्हारे ऊपर, समझ में आ रहेगा, मतलब तोबा तोबा। तो पहला काम तो कोशिश करो, रीजनेबल केयर लो कि ट्रू ओनर को ढूंढ के लाए। ट्रू ओनर मिल गया, अब तुमको कुत्ता मिला था रास्ते पे, तुमने उसको क्या किया, उसको निलाया धुलाया, डॉक्टर के पास ले गए, 2-3 इंजेक्शन लगाए तुमने उसको, बराबर, तो तुमने उसके ऊपर खर्चा किया, क्या तुम इसका पैसा रिकवर कर सकते, क्या बोले कर सकते, उसने नहीं दिया ट्रू ओनर ने, तुम केस फाइल कर सकते, बोले तुम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या उसने बोला था क्या, एनी एक्ट डन वॉलेंटरी इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, याद करो सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, एनी एक्ट डन वॉलेंटरी इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, सीएमए फाउंडेशन में भी, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोला हुआ है, दूसरा बात बोला है सर कि अगर आप केस फाइल नहीं कर सकते हो लेकिन उस गुड्स को रिटेन रख सकते हो जब तक वो तुमको तुम्हारा खर्चा पे नहीं करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, रिवॉर्ड ऑफ गुड्स। रिवॉर्ड ऑफ गुड्स मतलब क्या, कि मानो जो कुत्ता आपको मिला उसके ऊपर 2.5 लाख का क्या था, गिफ्ट था, क्या आप उस गिफ्ट के लिए केस फाइल कर सकते हो, नहीं दे रहा है तो, बोले कर सकते हैं, लेकिन उधर भी एक कंडीशन जो आपकी सिलेबस में नहीं लिखी है कि आपको ऑफर के बारे में पहले से पता होना चाहिए बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट वैलिड ऑफर ना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन वॉज नॉट अवेयर कि गौरी दत्त ने ऑफर डाला हुआ है कि मेरा निफ्यू जिसको भी मिलेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए। और दूसरा बात क्या बोला है, अगर सामने वाला तुमको तो वो गिफ्ट का अमाउंट नहीं दे रहा है तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करो। क्या सर मैं सेल कर सकता, बिल्कुल सेल कर सकते हो, दो कंडीशन है सेटिस्फाई, ये ऊपर में से दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए और नीचे वाले दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या, तुमने ट्रू ओनर को ढूंढा लेकिन ट्रू ओनर मिला नहीं,
या फिर ट्रू ओनर मिला लेकिन वो तुमको तुम्हारा खर्चा पानी दे नहीं रहा है। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है ना, इमीडिएटली सेल करो, नहीं तो सड़ जाएगा। गुड्स ड्यूरेबल नेचर का है, कुत्ता है, अब कुत्ता तुमको मिला, कुत्ता तो ड्यूरेबल नेचर का, ऐसा नहीं कि सड़ जाएगा। तो बोले आप उसको तभी सेल कर सकते हो जब आपने उसके ऊपर 2/3 से ज्यादा खर्चा किया। अब मानो एक कुत्ता है, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपए, तुमने उसके ऊपर खर्चा किया है 70,000 रुपए, 2/3 से ज्यादा तुम सेल कर सकते हैं। अंबानी के कुत्ते को, तुम्हारे कुत्ते पे आया प्यार और अंबानी ने तुम्हारे कुत्ते को लिया 10 लाख रुपए में, ठीक है, तो फायदा कितना हुआ रे? बोले सर 9,30,000 रुपए, 70,000 खर्चा था, 9,30,000। बेटा वो 9,30,000 है ना, ट्रू ओनर को देना पड़ता, तुम नहीं रख सकते। मतलब बोले वो किसी और का माल है तो उसका प्रॉफिट भी किसी और का रहेगा। अच्छा वो कुत्ता सर जो 70,000 मैंने खर्चा किया ना, मैं सेल तो कर सकता, बराबर, मैंने सेल उसको किया एक गरीब कुत्ती को 50,000, गरीब कुत्ती के मालिक को, है ना, उनकी शादी लगाने के लिए 50,000 में, लॉस हो गए सर 20,000 में, कवर कर सकते हैं, यू कैन नॉट रिकवर। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलता हूँ किसी की पड़ी हुई चीज को उठाना मत, सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ेगी, फायदा तो घंटा नहीं होगा। आगे बढ़ते बच्चों, अब हम लोग एंटर हो गए पाउनर के अंदर। पाउनर पाउनी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था प्लेज वाला। तो बोले जो पाउनी है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अनुपमा सीरियल है बच्चों, उसके अंदर एक व्यक्ति है पारितोष। पारितोष ने अपना कुल डेट जो है, उसके ग्रैंडफादर जो है ना, उसका उनका गोल्ड चोरी किया, एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, और आगे प्लेज कर दिया और किसी बिल्डर ने उसको लोन दिया, तो ये पावनी बन गया ये बिल्डर। इसके पास क्या क्या अधिकार है? बोले रिटेन द गुड्स, जब तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आता या फिर खर्चा पानी नहीं आता तब तक वो क्या करेगा, गुड्स को रिटर्न करेगा। पावनी ने बोले और एक लोन दिया, तो बोले वो सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी पहले जो तुमने उसको एज अ सिक्योरिटी दिया था उसको रिटेन करके रख सकता। तीसरा, राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तुम्हारे गोल्ड को स्टोर में रखा उसने, मतलब किधर, कि फॉर एग्जांपल प्रिवेंट करने के लिए, थोड़ा सा सही तरीके से प्रिजर्व करने के लिए उसने कहीं पे खर्चा किया, एक्स्ट्रा खर्चा किया तुम्हारे गोल्ड के लिए थोड़ा सा, तो ऐसे वाले केस में क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है? बोले कर सकता है। क्या वो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों के लिए सूट फाइल कर सकता है? कर सकता है। क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे तुमने नहीं दिए इसके लिए वो तुम्हारे गुड्स को रिटेन कर सकता है? रिटेन नहीं कर सकता। राइट टू शू है, राइट टू रिटेन नहीं है। राइट ऑफ पाउनर टू मेक, अगर पाउनर ने डिफॉल्ट किया, वो पैसा दे ही नहीं रहा है, पहले लोन का भी नहीं दे रहा है दूसरे, तो बोले पाउनी तू गुड्स को सेल भी कर सकता है, लेकिन तेरे को पाउनर को पहले बताना पड़ेगा मैं तेरा गुड्स सेल कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर तुझे को एक्स्ट्रा पैसा वसूल हो गया, लोन दिया था 10 लाख और सेल करके तेरे को मिल गया 25 लाख, तो बोले 15 लाख एक्स्ट्रा मिला ना, वो जाके चुपचाप पाउनर को दो। सर मैंने तो 10 लाख का लोन दिया था और सेल करके मेरे को सिर्फ 6 लाख रिकवर हुए, 4 लाख का शॉर्टेज है, बोले पाउनर से वसूल करो। समझ में आ रहा है? सर पाउनीस की क्या ड्यूटी है? पाउनी की ड्यूटी क्या है? पाउनी के राइट दिखा है, पाउनी की ड्यूटी क्या है? बोले वही बेलर वाले, गुड्स का रीजनेबल केयर लो, अनएथोराइज यूज मत करो गुड्स का, बराबर, गुड्स को मिक्स मत करो तुम्हारे गुड्स के साथ में, बराबर, डोंट मिक्स द गुड्स विथ योर ओन गुड्स। ये क्या था? पहला रीजनेबल केयर, अनएथोराइज यूज मत करो, गुड्स को मिक्स मत करो। तीसरा, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है उसको तोड़ो मत, बराबर, समय पे गुड्स रिटर्न कर दो, उसने पैसा दे दिया तो, बराबर। और लास्ट में क्या बोला है? रिटर्न द गुड्स प्लेज ऑफ रिसिप्रोकल एंड रिटर्न एनी, अच्छा, और कुछ पे गुड्स पे कुछ फायदा हो गया होगा तो फायदा भी आपको सामने देना पड़ेगा। समझ में आया? पाउनर्स राइट क्या है? वो पारितोष का राइट क्या है जिसने तुमको गोल्ड दिया? बोले राइट टू रिडीम, पहले बात, भले उसने डिफॉल्ट किया लेकिन बाद में वो आके तुमको पैसा दे रहा हो, तुमने गुड्स अभी तक आगे सेल नहीं किया, उसके पास अधिकार है, वो वापस ले सकता है अपना गुड्स, ठीक है। और एक है प्लेज वेयर द पाउनर हैव लिमिटेड इंटरेस्ट, मतलब हाँ, पारितोष जो है ना उसको सिर्फ 50% ओनर था उसका, तो बोले कितना आगे प्लेज कर सकता है? सिर्फ 50%। समझ में आ रहा है? ड्यूटी ऑफ पाउनर क्या है? कि बोले सामने वाले को बोले उसका एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह जो हुआ होगा, प्रिंसिपल अमाउंट डेप्ट अमाउंट वापस करने का, बराबर, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो उसको इनकर हुआ प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स के लिए वो देगा। सेकंड चीज क्या? समय समय पे अपना पैसा पे करने का, अपना गुड्स वापस लेने का, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के उसको फुलफिल करने का, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट जहां पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, क्या है? क्या नॉन ओनर गुड्स को प्लेज कर सकता है? कर सकता है, लेकिन जिसको प्लेज किया ना उसने गुड फेथ में लिया, उसको नहीं मालूम है सामने वाले के पास अथॉरिटी नहीं है। पहला केस, मर्केंटाइल एजेंट आके गुड्स को क्या करता है? प्लेज करता है, इसको नहीं मालूम क्या मर्केंटाइल एजेंट को अथॉराइज नहीं किया, ये वैलिड माना जाएगा। पाउनर हु ऑब्टेन द गुड्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तुमने क्या किया? मेरे सर के ऊपर बंदूक रखा, मेरा 30,000 का जो फोन है तुमने लेके चले गए मेरे से 10 रुपए में, मैं चाहता था तो मैं रोक सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार मैं अगर वापस लेकर आ जाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करूँ, तो तुम लोग मेरे को मारोगे पीटोगे, मैं कुछ एक्शन लिया ही नहीं। उसके बीच में जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करता, तुमने थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तुमने वो गुड्स किसी को प्लेज कर दिया। नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग। समझ में आ रहा है? अब वो सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है उसमें, दिस इज वैलिड प्लेज। पाउनर हैव लिमिटेड इंटरेस्ट, मतलब
अगर मानो मैं 50% किसी प्रॉपर्टी का ओनर हूं तो आई कैन प्लेज ओनली अप टू 50%, नॉट मोर देन दैट। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे पास जितना मेरा इंटरेस्ट है उतना ही मैं प्लेज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा आई कैन नॉट। सो द पर्सन कैन नॉट प्लेज beyond the he can pledge to the extent he has interest in the property। को ओनर, अगर मानो 4 लोग हैं ए बी सी डी, लेकिन गुड्स पोजीशन में किसके बी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द को ओनर, और सामने वाले को लगता है कि बी ओनर है ना, और वो बी कर देता है प्लेज इस गुड्स का, वो वैलिड प्लेज माना जाएगा, भले वो उसका 25% इंटरेस्ट है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि बीच ओनर है, उसको मालूम ही नहीं को ओनर अब एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज परफेक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। बायर इन द पोजीशन बिफोर परचेस ऑफ गुड्स, सॉरी, अब बायर जो है ना, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है कि भाई गुड्स लेके चल जा, 7 दिन तक देख संभाल ले, तो इन बिटवीन वो ओनर नहीं बना लेकिन पोजीशन उसके पास आ गया, वो चाहे किसी को प्लेज कर दे। समझ में आ रहा है? वैलिड प्लेज माना जाएगा, प्रोवाइडेड उस व्यक्ति को मालूम नहीं होना चाहिए कि बायर अभी तक ओनर बना ही नहीं है। या सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, हर्षद मेहता वाला केस, क्या कार ऑलरेडी किसी और को सेल कर दिया है, फिर भी हर्षद मेहता को तुम सेल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पोजीशन तुम्हारे पास में है। वैसे ही कार ऑलरेडी गुड सोल्ड हुआ है, किसको? तुम किसी को प्लेज कर रहे हो। सो हियर वी आर डन विद द एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज। नाउ इट्स योर टर्न कि मॉड्यूल के सारे एग्जांपल पढ़ के निकालो बच्चों, ठीक है? आई डिड माय वर्क विद अ सिंसियर होलीनेस, सिंसियर एफर्ट्स। नाउ इट्स योर टर्न टू पुट मोर एफर्ट्स, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एजेंसी भी कवर कर लेंगे। चलो यार, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी गाइस। एकदम आराम से फोकस करना, सर एजेंसी क्या होता है, ठीक है? इन द नेक्स्ट हाफ आवर वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी एग्जांपल जो आपके अभी तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, सर एजेंट किसको बोलते हैं? सुनो, वेरी सिंपल। सतीश सर के लिए पॉसिबल नहीं कि वो हर किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। मतलब सर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या मैं खुद एंटर हो सकता हूँ? आंसर इज नो। तो मैंने वहां पर कुछ लोगों को अपॉइंट करके दिया है कि वो मेरे बिहाफ में मेरे क्लाइंट से बात करें, ठीक है? वहीं पे अगर मैं ऑफिस में होता हूँ तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है हर एक स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करना? आंसर इज नो। तो मैंने एक एडमिन नंबर लेके रखा है जहां पर स्टूडेंट के डाउट आते हैं, वो लोग स्टूडेंट से डील करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी। सो यहाँ पर क्या होता है सर, एजेंसी क्या होता है? बोले कोई फैसिट फैसिट पर एलिम फैसिट पर से, इसका मतलब ही हु एक्ट थ्रू अनदर डज एक्ट हिमसेल्फ। मतलब क्या है कि भले मैं किसी और के साथ थ्रू कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा माना जाएगा वो कार्य मैं खुद ही कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर 3 शब्द हमारे सामने आने चाहिए। सबसे पहले आता है सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कौन? अ पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन, सतीश सर, ठीक है? दूसरा सर एजेंट। एजेंट मतलब कौन? एजेंट को 2 एंगल से डिफाइन करना है, एक तो प्रिंसिपल का, एक तो थर्ड पर्सन के एंगल से। मतलब अ पर्सन एम्प्लॉय टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, मतलब सर वो आपके लिए कार्य कर रहा है और वो क्या कर रहा है? थर्ड पर्सन के सामने आपको बाउंड कर रहा है। मतलब डीलिंग विद द थर्ड पर्सन टू रिप्रेजेंट दैट अनदर पर्सन व्हाइल डीलिंग विद द अनदर पर्सन। तीसरा क्या है सर? एजेंसी क्या होता है? बोले एजेंसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया है, बट एजेंसी इज अ रिलेशन। एजेंसी इज अ रिलेशन जहां पर क्या है, 2 लोगों के बीच में रिलेशन, जहां पे एक व्यक्ति दूसरे को अपॉइंट कर रहा है कि वो तीसरे के साथ में क्या करे? लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर व्हाट इज टेस्ट ऑफ एजेंसी? कब हम लोग मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एजेंसी एग्जिस्ट करती है? तो बोले पहली बात तो वहां पर स्टैब्लिश होना चाहिए, बोले प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कि बोले सर सतीश सर ने एजेंट को बोला थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हमने बोला प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल सूट अगेंस्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे सतीश सर ने अन्नू को अपॉइंट किया टू डील विद द थर्ड पर्सन। तो बोले सर थर्ड पर्सन अन्नू के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट फाइल केस फाइल कर सकता है, अन्नू थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कर सकती है? बोले नहीं, ये जो एजेंट है ना, ये सतीश सर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सतीश सर इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप। दूसरा बात क्या बोला है? दूसरा बात बोला है वेदर अ पर्सन हैज कैपेसिटी टू बाइंड, और जो कार्य अन्नू कर रही है क्या इसके वजह से वो बाइंड कर रही है? बोले सतीश सर को। आंसर इज यस। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ एजेंसी। पहला क्या है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैपेसिटी टू बाइंड प्रिंसिपल टुवर्ड द थर्ड पर्सन। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सर कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? बोले एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो बोले प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल मस्ट बी मेजर एंड द साउंड माइंड। अच्छा आप किसको अपॉइंट कर सकते हो? तो बोले एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या सर? माइनर को भी कर सकते हो? बोले हाँ।
क्या अनसाउंड माइंड को भी कर सकते हो? बोले बिल्कुल कर सकते हो, बट रूल ऑफ क्वेश्चन बोलता है कि आपने माइनर को और इनकॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। क्यों? एग्जामिनर का क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कि अजय ने विजय को अपॉइंट किया और वो था माइनर, और उसको बोला था मेरा गुड्स सेल मत करना, बोले 60,000 के नीचे, लेकिन बोले विजय ने सेल किया कितने रुपए में? 40,000 में। अजय बोले अब विजय से जो लॉस हुआ ना उसको कॉम्पेंसेट करके नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि विजय क्या है? बोले विजय है बोले माइनर। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड हिज एक्ट शैल बाउंड द प्रिंसिपल, और जो कार्य वो करता है उससे वो प्रिंसिपल को बाउंड कर देता है। तो तीन बातें, एनी पर्सन कैन बी एजेंट, लेकिन अगर प्रिंसिपल बनना है तो साउंड माइंड और मेजर होना जरूरी है, मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। माइनर अगर आप होगे तो आप अपने प्रिंसिपल को किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं हो। एंड हिज एक्ट शैल बाउंड द प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग, ठीक है। क्या कंसिडरेशन होना जरूरी होता है? अरे जल्दी जल्दी बताओ, क्या कंसिडरेशन होना जरूरी होता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? आंसर इज नो। बराबर, आपको एजेंट बोलकर अपॉइंट किया ना, यही अपने आप में बहुत बड़ा क्या है? कंसिडरेशन है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, तो बोले एजेंसी बोले कैसे क्रिएट हो सकती है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से हो सकती है, बोले एग्रीमेंट से, या फिर इम्प्लाइड हो सकती है, नेसेसिटी, स्टॉपल एंड रेटिफिकेशन। अच्छा, एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये लास्ट वाले 3 पॉइंट से आते हैं, डिस्कस करेंगे सारे वाले। सबसे पहले क्या बोलता है सर, एक्सप्रेस एजेंसी कैसे क्रिएट होती है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि सपोज मैंने किसी को केयर टेकर को अपॉइंट किया मेरे घर की क्या करने के लिए? देखभाल करने के लिए, तो दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मतलब इधर बाय वर्ड स्पोकन एंड वर्ड रिटन, और अगर रिटर्न कर रहे हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जनरली करना पड़ता है। अब सतीश सर चाहते हैं कि मेरे बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है ना वो मेरा एजेंट करे, तो बैंक बोलती है कि मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दो कि सतीश सर ने आपको अथोराइज किया हुआ है, तो वहां पे चाहिए एक्सप्रेस एजेंसी। अब आता है इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी क्या? मेरा जो घर है वो दिल्ली में है और दिल्ली में मेरी एक स्टूडेंट रहती है, वो स्टूडेंट क्या करती है? हमेशा जाती है ट्रेनर के पास, वहां से पैसा लेती है, मुझे फॉरवर्ड कर देती है। क्या मैंने उसको अथॉरिटी दिया है? मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दिया है, लेकिन वो पैसा भेजती है, मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तुम्हारा क्या, कि सर एजेंसी बाय एजेंसी इन द नेसेसिटी। एजेंसी इन नेसेसिटी में एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है, क्या है वो? सपोजिंगली यहाँ पर मेरा एजेंट है, मेरा जो एजेंट है ना उसका काम है कि उसने गुड्स डिलीवर करना है एक स्टेट से ले जाके दूसरे स्टेट में, लेकिन बीच में क्या हो गया? बोले बीच में बोले बहुत ज्यादा आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश आ गया, जो पर्वत थे ना बोले वो जमीन पे गिर गए बोले। अब ऐसे वाले केस में जो गुड्स थे वो कौन से थे? मेरे पेरिशेबल नेचर के गुड्स थे। अगर 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए ये गाड़ी अटक गई है, बोले किधर? जंगलों में। बोले ऐसे वाले केस में बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कि बोले वैसे तो तेरा काम था बोले इस गुड्स को डिलीवर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन अगर अब ये गुड्स यहाँ पे पड़े पड़े क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि तू मेरे को लॉस से बचाने के लिए इस गुड्स को सेल कर दे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बोलने का मतलब क्या है? द एक्ट डन इन द गुड फेथ। किसने? इस व्यक्ति ने गुड फेथ में काम किया। कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन विद द प्रिंसिपल इज नॉट पॉसिबल। वो मैं से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा था। अगर वो कम्युनिकेट कर ले, अगर वो कम्युनिकेट कर ले मैं उसको हाँ बोल दूं, तो वो तो इम्प्लाइड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाएगा ना। तीसरा, एक्ट डन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग प्रिंसिपल। उसने मेरा गुड सेव कर सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट बचाना चाहता था, और वाइल कंडक्टिंग द एक्ट उसने ड्यू केयर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये क्या बोलता है इमरजेंसी वाला? देखो, इमरजेंसी अराइज, द एजेंसी नेसेसिटी अराइज ड्यू टू सम इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। दूसरा बात क्या बोला है? सो इन सच ए केस अ पर्सन अथोराइज टू डू what he cannot do in the ordinary circumstances। नॉर्मल circumstances में तुम जो नहीं कर सकते हो वो तुमको करना अलाउ कर दिया है। एंड फॉर दैट ही एक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल अथॉरिटी टू प्रिवेंट क्या? मेरे लॉस, जो सतीश सर को लॉस हो रहे ना उससे बचाने के लिए उनके पास क्या आ गई? उसके पास एक्स्ट्रा अथॉरिटी आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या होता है? एग्जांपल समझ के लो। सतीश सर यहाँ पे ए ने के सामने बी जो है वो लोगों को बता रहा है कि मैं एजेंट हूँ बोले ए का, और ये बात एक्चुअली वो एजेंट नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ऑब्जेक्ट भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि बी अपने एक्ट से, अपने कंडक्ट से किसी और को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी बात को प्रिंसिपल अपनी एक्ट से अफर्मेशन दे रहा है? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिप एजेंसी क्रिएटेड बाय एस्टॉपल। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू स्टेड अर्लियर। बाद में तुम ये नहीं बोल सकते हो कि अरे बी तो मेरा एजेंट नहीं था, तुम्हारी हरकतों ने बताया कि वो तुम्हारा एजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या होता है कि ए जो है ना उसका एजेंट है बी, और ए के बिहाफ में बी हमेशा मार्केट में जाके काम करता है। अब बी ने क्या किया?
ही लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बावजूद भी थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब थर्ड पर्सन इज नॉट अवेयर कि इसका तो जॉब चले गया है, थर्ड पर्सन इज नॉट अवेयर कि इसका जॉब गया है, तो क्या थर्ड पर्सन को आज भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा? आंसर इज यस। प्रिंसिपल बाय एजेंसी बाय होल्डिंग आउट मतलब पास के जो रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन हो गए ना, उससे हम लोगों ने मान लिया ये आपका कौन है, एजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये दोनों भी आपके एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन बोल के कवर किए वाला है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे। तो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्या बोलता है? व्हेन एन एजेंट, अब एजेंट क्या कर रहा है? बाय सम एक्ट और incur some without authority by his act incur some obligation to third person on behalf of principal and the principal bound by such act and obligation, principal तो liable रहेगा एजेंट के हरकतों के लिए। कब? if he मतलब principal by his word and the conduct induce the third person to believe that such act and obligation are within the scope of his authority, मतलब आप अपने हरकतों से साइलेंट रह के ये बता रहे हो कि हाँ वो मेरा एजेंट है, बराबर। तो ऐसे वाले केस में अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो फॉर दैट पर्पज यू आर लायबल। ये हो गया आपका। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय रेटिफिकेशन। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है, सुनो। रेटिफिकेशन मतलब क्या है कि सामने वाले को अथॉरिटी नहीं है, उसने कोई कार्य किया और उसको मैं सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर रहा हूँ। मतलब अब एक व्यक्ति जिसको मैंने सेल परचेस ऑफ गुड्स के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन वो जाके मेरा घर जो है रेंट पे देके आ गया 1 लाख रुपए महीने से। वैसे तो मैं सोच रहा था मेरा घर तो 20,000 रुपए महीने के हिसाब से भी नहीं जाएगा, लेकिन इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से क्या कर दिया, मेरा घर दे दिया। मैंने बोला अरे वेरी गुड, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पर मैंने रेटिफिकेशन किया, अप्रूवल दिया उसके पुराने कर्मों को विच वॉज नॉट एथोराइज। लेकिन कैसे रेटिफिकेशन दिया? बाय एक्सप्रेस, बाय वर्ड स्पोकन। या फिर मैंने इसको तो कुछ नहीं बोला, ये बड़ा टेंशन में, सामने वाला 1 लाख रुपए महीना लेके आया रेंट का, और मैंने बोला अरे ठीक है, मैंने वो रेंट एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट द रेंट, दिस इज इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। समझ में आ रहा है? तो इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड। अब क्वेश्चन ये आता है सामने कि व्हाट डू यू मीन बाय रेटिफिकेशन? अप्रूविंग द प्रीवियस ट्रांजेक्शन। और दूसरा क्या है? द मैनर, कैसे अप्रूव करोगे? एक्सप्रेस करोगे, नहीं तो इम्प्लाइड करोगे। तो व्हाट इज द एजेंसी बाय रेटिफिकेशन? वेयर द एक्ट आर डन बाय द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ में अनदर, किसने? एजेंट ने काम किया, बट विदाउट नॉलेज, विदाउट अथॉरिटी। ना उसके पास नॉलेज, प्रिंसिपल को नॉलेज थी, ना ही एजेंट के पास अथॉरिटी थी। अब ही में मतलब प्रिंसिपल में रेटिफाई और डिस डाउन सच एक्ट, मतलब एक तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे। एंड इफ ही रेटिफाई, अगर वो रेटिफाई कर लेता है, दिस इज व्हाट, दिस इज agency created by ratification and shall have the effect they had been performed with authority। और ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो कार्य आपके अथॉरिटी से ही किया गया था। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया था कि 10 जनवरी को कोई कार्य किया विदाउट अथॉरिटी, जिसको आपने अप्रूवल दिया 20 जनवरी को, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि आपने उसको 10 जनवरी को ही अप्रूवल दिया था और उसने कार्य 10 जनवरी को जब किया उसके पास अथॉरिटी था। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब रेटिफिकेशन में क्या बोला है, यहाँ से देखो एग्जामिनर क्वेश्चन, ईक्यू का मतलब समझ जाना ना, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और में भी इम्प्लाइड। नॉलेज रिक्विजिट ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, यहाँ पे क्या बोला है? रेटिफिकेशन के समय में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ए ने बी को बोला कि जा गुड्स मार्केट से परचेस करके आ, लेकिन मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे मत देके आना। भाई साहब गुड्स इसने बाहर से परचेस करके आया है मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे में। ए बोलता है ठीक है चलेगा, फर्स्ट टाइम में तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रेटिफाइड कर लिया। और बाद में ए को पता चला कि भाई साहब बी ने जो गुड्स लाया ना वो तो उसके खुद के गुड्स थे, और ये बात उसने ए को बताया नहीं था। तो दिस इज इनवैलिड रेटिफिकेशन। समझ में आ रहा है? ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ए के पास अथॉरिटी है, ही इज नॉट लायबल। समझ में आया? सो ये पॉइंट था, नॉलेज रिक्विजिट फॉर द वैलिड रेटिफिकेशन। वैलिड रेटिफिकेशन के लिए आपके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर रेटिफिकेशन करना है तो 100% करो, पार्ट रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंज्योर थर्ड पर्सन, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। सुनो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने मेरा घर किसी को रेंट पे दिया था, रेंट एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं को जब भी आपको निकालना है तो 2 महीने का आपको नोटिस दूंगा। अब कोई थर्ड पर्सन जिसको मैंने अथॉरिटी नहीं दिया था वो आके आपको नोटिस दे देता है कि बोले आपको आपका घर क्या करना है, खाली करना है। अब बोले जाने दो ना, सतीश सर थोड़ी आए, और बाद में मैं आके आपको बोलता हूँ कि मैं उसके एक्ट को कर रहा हूँ अप्रूवल, इससे आपको इंजुरी होगा ना, तो दिस इज नॉट अ वैलिड रेटिफिकेशन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेटिफिकेशन अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंज्योर थर्ड पर्सन हो गया। रेटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट है, एंड रेटिफिकेशन मस्ट बी इन पावर ऑफ
क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल। मतलब क्या, कंपनी इंट्रा वायरस एक्ट का तो रेटिफिकेशन कर सकती है, अल्ट्रा वायरस एक्ट का रेटिफिकेशन नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के कवर कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये एक मस्त क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हस्बैंड की जो वाइफ है मतलब स्पाउस है, उसने जाके मार्केट से साड़ी परचेस कर ली और शॉप वाला पैसा मांगता है किसको, हस्बैंड को। क्वेश्चन आता है क्या हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने से, क्या ये वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो। क्या वाइफ के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है? बोले बिल्कुल है। चार क्वेश्चन अपने आप को पूछो, हस्बैंड कब लायबल नहीं होता? बोले पहली बात, द थिंग इज नॉट नेसेसरी, साड़ी तो नेसेसरी है ना। सफिशिएंट मनी अगर वाइफ को ऑलरेडी दिया था साड़ी परचेस करने के लिए, दिया नहीं था हम तो मान के चलते हैं। वाइफ फॉरबिडन फ्रॉम द परचेसिंग एनीथिंग ऑन क्रेडिट, वाइफ को रोका था तो क्रेडिट पे कुछ लेके मत आना, हम नहीं मानते ऐसा कुछ। एंड हस्बैंड वार्न द ट्रेडर नॉट टू गिव ऑन क्रेडिट, और ट्रेडर को पहले से बता के रखा था तूने मत देना, समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, इसलिए हस्बैंड इज लायबल, दिस इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, ये बात मैंने ऑलरेडी बताया, एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है तो प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाद बाहर इमरजेंसी में जाके काम करता है, प्रिंसिपल इज लायबल। समझ में आ रहा है, यस और नो? और एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहा है तो ऐसे वाले केस में प्रिंसिपल लायबल रहेगा क्या? प्रिंसिपल लायबल रहेगा। आंसर इज यस, ऑफ कोर्स। अब दो बातें, एक होता है सब एजेंट और एक होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। बहुत ही बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इजीली समझ लेना इस बात को, बाद में बार बार नहीं बताऊंगा। क्या बोला है कि प्रिंसिपल अपना काम डेलीगेट कर सकता है, किसको? बोले एजेंट को। तो एजेंट अपना काम अगर आगे फर्दर डेलीगेट कर रहा है किसको, तो उसको बोलते हैं सब एजेंट। पहली बात तो ये समझो, जनरल प्रिंसिपल ये बोलता है कि डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, अगर मैंने आपको पावर दिया है तो आप उसको फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते हो, करना होगा तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। अब सर ये सब एजेंट कौन है? सब एजेंट इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एजेंट एंड ही इज आंसरेबल टू ओरिजिनल एजेंट, एंड सेकंड ही एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। समझ में आ रहा है? सो पर्सन अपॉइंटेड बाय ओरिजिनल एजेंट एक्टिंग अंडर हिज कंट्रोल, उसको बोलते हैं सब एजेंट। आगे जनरल रूल बोलता है डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, डेलीगेट फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता अपनी पावर को इन द ऑर्डिनरी पावर, अगर उसने कर दिया तो इसको बोलते हैं अन इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, अपॉइंटमेंट जनरल प्रिंसिपल एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू एक्ट विच ही वाज एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। लेकिन करना होगा तो देयर आर फोर सर्कमस्टांसेस। क्या है पहला सर्कमस्टांसेस? अगर मानो प्रिंसिपल खुद ही बोलता है एजेंट को कि तू सब एजेंट अपॉइंट कर, तो वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। या फिर एजेंट ने अपॉइंट किया सब एजेंट और सब एजेंट रिपोर्टिंग कर रहा है किसको? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल को तो पता चल गया ना सब एजेंट, बट प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि सब एजेंट क्यों अपॉइंट किया, तो ऐसे केस में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, तुम्हारा धंधा ही ऐसा है जहां पे सब एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ता है। मतलब हर्षद मेहता है बच्चों ब्रोकर, है ना। अब हर्षद मेहता थोड़ी ना सबके काम करेगा, उसके हाथ के नीचे 100 भूषण लगे हुए हैं ना, बोलो है ना। तो बोलने का मतलब क्या, ये धंधा ही ऐसा है कि जहाँ पे कस्टमरी प्रैक्टिस है हम लोग सब एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो वहां पर अपॉइंट करोगे तो चलेगा। या फिर चौथा बात क्या होगा, आपका जो ट्रक है वो कहाँ पे फंस गया, इमरजेंसी वाले केस में। अब तुम ट्रक को छोड़ के नहीं जाते हो और ट्रक को नहीं छोड़ के जाओगे तो गुड्स खराब हो जाएगा, तो तुमने किसी और पर्सन को ऑथोराइज कर दिया कि तू जाके इस गुड्स को सेल कर दे मार्केट के अंदर। मतलब ड्यूरिंग द इमरजेंसी एजेंट हैज पावर टू अपॉइंट सब एजेंट। समझ में आ रहा है? तो चार चीजें यहाँ पे हो गई, अनफोर्सिंग इमरजेंसी वाले केस में, या कस्टमरी प्रैक्टिस होगा ट्रेड के अंदर वो वाले केस में, या फिर प्रिंसिपल एक्सप्रेसली परमिट कर रहा है, या प्रिंसिपल इम्प्लाइडली अलाउ कर रहा है, मतलब ही इज अवेयर बट नॉट रेज ऑब्जेक्शन। अब क्वेश्चन आता है सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर हमने एजेंट सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया या सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया? बड़ा सिंपल से रखते हैं, सुनो। पहली बात, सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया, हाँ, तो थर्ड पर्सन के लिए लायबिलिटी किसका है? बोले प्रिंसिपल का लायबिलिटी है। अच्छा, क्या एजेंट जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को लायबल होता है? बोले फॉर एक्ट ऑफ सब एजेंट, बोले हाँ वो तो रहेगा। क्या जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को लायबल रहेगा क्या? बोले सुनो सुनो, तीन बातें हैं। बोले ये है अपना प्रिंसिपल, ये है अपना एजेंट और ये है अपना सब एजेंट। पहली बात, थर्ड पर्सन को कौन लायबल रहेगा? बोले थर्ड पर्सन को प्रिंसिपल लायबल रहेगा क्योंकि उसने अलाउ किया है ना सब एजेंट को। सेकंड चीज, एजेंट किसको लायबल रहेगा? बोले एजेंट प्रिंसिपल को लायबल रहेगा फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट एंड एजेंट इज आल्सो लायबल टू थर्ड पर्सन। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, एजेंट इज नॉट लायबल थर्ड पर्सन, एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल एंड द सब एजेंट इज लायबल टू एजेंट। समझ में आया? हाँ। क्या बोले सब एजेंट प्रिंसिपल को लायबल रहेगा? बोले बिल्कुल लायबल नहीं रहेगा। लेकिन एक केस है, अगर सब एजेंट ने फ्रॉड किया है
उसको अपॉइंट बड़े विश्वास से किया लेकिन उसने फ्रॉड किया, फिर सब एजेंट तू लायबल रहेगा किसको, प्रिंसिपल को। समझ में आया? तीन बातें। थर्ड पर्सन को कौन लायबल है, बोले खुद प्रिंसिपल, तू लायबल है। प्रिंसिपल को कौन लायबल है, एजेंट लायबल है, बराबर। लेकिन प्रिंसिपल को सब एजेंट भी लायबल होगा, कब, अगर सब एजेंट ने किया है फ्रॉड तो। और सब एजेंट किसको लायबल है, एजेंट को लायबल है, अगर ये प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ तो। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है, विदाउट अथॉरिटी एजेंट ने अपने आगे सब एजेंट को अपॉइंट किया, तो बोले ओरिजिनल एजेंट तू लायबल रहेगा प्रिंसिपल डेटर को, प्लस तू ही लायबल रहेगा बाहर वाले थर्ड पर्सन को। और जो सब एजेंट है ना, वो लायबल रहेगा किसको, प्रिंसिपल को, कभी लायबल नहीं होता है। हाँ, वो लायबल रहेगा सब एजेंट को, वो आंसर ओरिजिनल एजेंट को आंसरेबल रहेगा। ये वाला बात हो चुका है, ठीक है। और ये सारा एग्जाम्पल आपको, एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में केस स्टडी के फॉर्मेट में आया था कि ये जो ए है इसका काम था गुड्स डिलीवर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन इसने क्या किया, इसने ना किसी और को ये काम असाइन कर दिया और उसकी गाड़ी गिर गई खाई में और उसकी वजह से हो गया वेस्ट। बताओ कौन लायबल है? देन एजेंट यू आर लायबल टू पर्सन, यू आर लायबल टू थर्ड पर्सन, एंड जो सब एजेंट था ना, ही इज आंसरेबल टू यू। दैट्स इट, ये था उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट की। सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है, सुनो। जैसे मैं हूँ अभी अग्रवाल क्लासेस के अंदर, तो यहाँ पर है हमारे रितेश अग्रवाल सर, ठीक है, और मैं एज ए एजेंट बोल के उनके लिए क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अब रितेश सर ने बोला सतीश सर अपने को एक फैकल्टी चाहिए मैथ के लिए, मैं तो पढ़ाता हूँ लॉ, मैं तो पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, बोले अपने को फैकल्टी चाहिए मैथ के लिए। तो मुझे बोला कि आप एक बढ़िया सा टीचर देखो और उसको अपॉइंट कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो बढ़िया सा टीचर देखकर अपॉइंट किया, क्या वो सब एजेंट है क्या, जस्ट बिकॉज मैंने उसको अपॉइंट किया? आंसर इज नो। ये होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। ऐसा नहीं कि ये मेरा सब्स्टिट्यूट है, ऐसा भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब ही इज अ को एजेंट, लाइक मैं प्रिंसिपल का जैसे एजेंट हूं ना, वैसे वो भी प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट है। समझ में आया? चार बातें याद रखो कि प्रिंसिपल ने मुझे अथोराइज किया, मैंने अपॉइंट किया किसको, सब्स्टिट्यूट एजेंट को। ये सब्स्टिट्यूट एजेंट किसका एजेंट है, एजेंट का या प्रिंसिपल का? बोले ही इज अ एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी बात, ही इज नॉट एजेंट ऑफ, ही इज नॉट अ सब एजेंट। सेकंड बात क्या बोलना है, ये सब्स्टिट्यूट एजेंट है, ये सब एजेंट नहीं है। तीसरी बात, ही इज बाउंड प्रिंसिपल नॉट एजेंट। मतलब क्या होता है, सब एजेंट ने कोई कार्य किया, वो एजेंट को बाउंड कराता है और एजेंट बाउंड होता है प्रिंसिपल को। वैसे ही अगर सब एजेंट ने कोई कार्य किया तो एजेंट तो लायबल नहीं है, प्रिंसिपल लायबल है। मतलब मैथ वाले टीचर ने मैथ अच्छा नहीं पढ़ाया, सतीश सर आप लायबल नहीं हो, ये लायबल है, ठीक है। तीसरी बात। चौथी, एंड लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, अगर सब एजेंट से कुछ काम गलत हुआ तो लायबिलिटी किसका बनेगा, प्रिंसिपल का बनेगा। समझ में आया? बोलो है ना। एग्जाम का क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल अमीर ने बोला है बद्रीनाथ को कि मेरा घर सेल करना है। अब ये बोलता है सेल करने के लिए तो बोले अपने को एक अच्छा ऑक्शनर चाहिए, और इन्होंने चमन को अपॉइंट किया एज अ ऑक्शनर, बराबर। तो ये जो चमन है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूट एजेंट, ही इज नॉट अ सब एजेंट। समझ में आ रहा है? तो ये वाला बात हुआ। अब एक नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया था कि आप अगर अपॉइंट कर रहे हो एजेंट, अगर आप अपॉइंट कर रहे हो सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट को, तो आप रीजनेबल केयर लो कि वो सब्स्टिट्यूट एजेंट अच्छा होना चाहिए। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या, कि जो प्रिंसिपल है इसने बोला मेरे को कोई पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। अभी जो एजेंट है इसने एक मस्त रेपुटेड बंदे को, मतलब जो प्रॉपर व्यक्ति है ना, उसको अपॉइंट किया, लेकिन उस प्रॉपर व्यक्ति ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और इसका लॉस हो गया किसको, प्रिंसिपल को। बताओ प्रिंसिपल के लिए कौन लायबल रहेगा, एजेंट लायबल रहेगा कि तूने अपॉइंटमेंट अच्छा नहीं किया, या खुद सब्स्टिट्यूट एजेंट? तो बोले सब्स्टिट्यूट एजेंट, ये जो एक्सवाइजेड है ना, ही इज लायबल। तो एजेंट तूने प्रॉपर केयर करना है सब्स्टिट्यूट एजेंट को लाते हुए, और उसके बाद में अगर सब्स्टिट्यूट एजेंट के एक्ट से कुछ लॉस हुआ तो सब्स्टिट्यूट एजेंट लायबल रहेगा, एजेंट लायबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप लोग कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे रिवोक हो सकती है? तो बोले मोड ऑफ रिवोकेशन, तो बोले आप नोटिस दे दो और अपने अथॉरिटी को रिवोक कर लो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। या फिर आपका एजेंट बोलता है धन्य है, मेरे को आपके साथ में काम नहीं करना है, वो खुद ही रिवोक कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है अपनी एजेंसी, या जिस काम के लिए आपने उसको अपॉइंट किया वो काम कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल का डेथ हो गया या फिर एजेंट का डेथ हो गया, तो काय का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? प्रिंसिपल अनसाउंडमेंट हो गया, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे ये नहीं बोला एजेंट इंसॉल्वेंट हुआ, एजेंट इंसॉल्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता। देखो डेथ में प्रिंसिपल कवर है, एजेंट कवर है, अनसाउंडमेंट में प्रिंसिपल कवर है, एजेंट कवर है, लेकिन यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के केस में सिर्फ प्रिंसिपल कवर है, या एक्सपायरी ऑफ समय, जो समय खत्म हो गया।
अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म नहीं होती। कैसे? यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल ने बोला था ए को कि तुम मेरे लिए 1000 क्वांटिटी ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन परचेस करना। एक्स वाई जेड से इसने बेल्स ऑफ कॉटन क्वांटिटी परचेस किया और बाद में प्रिंसिपल बोलता है आई वांट टू रिवॉक। एक बार एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर लिया, पावर, इसके बाद में आप रिवॉक नहीं कर सकते हो। समझ में आया? कैन नॉट रिवॉक एजेंसी वेयर द अथॉरिटी हैज बीन पार्शियली एक्सरसाइज बाय एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया किसको? नोट्स बनाने के लिए एजेंट को, लेकिन प्रिंसिपल ने खुद ने अपने नोट्स बना लिए, तो अब क्या काम का एजेंट? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। ऑटोमेटिकली एजेंसी खत्म हो गई क्योंकि काम ही खत्म हो गया। तो तीसरा, एजेंसी कपल विद द इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक, चाहे फिर प्रिंसिपल का डेथ क्यों ना हो जाए। मतलब सुनो, यहाँ पे एजेंट, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट को कि तू गुड सेल करना, दिस इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उससे जो पैसा आएगा ना उसमें से तू अपना कमीशन रख लेना, दिस इज एजेंसी कपल विद द इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पर इसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, फिर ये एजेंसी को आप रिवॉक नहीं कर सकते हो प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? यस। तो ये वाला एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि भाई तुझे बोला है कि तू सेल कर लेना और उसमें से जो भी प्रोसीड जनरेट होगा खुद को पे कर लेना, है ना। दिस इज कैन नॉट बी रिवोक, इसको आप रिवोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि रिवोकेशन किया लेकिन वो कम्युनिकेट होने के पहले एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर लिया। आपने रिवोकेशन दिया, तो रिवोकेशन दिया तब एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया था, लेकिन वो मेरे तक आने तक लग गए 4 दिन और उसके पहले मैंने बिटवीन सेल कर दिया थर्ड पर्सन को, तो क्या अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? आंसर इज नो, दिस विल नॉट अफेक्ट, है ना। इसके अलावा समझो, मेरे को तो पता चल गया मेरा अथॉरिटी रिवोक हो चुका है, फिर भी मैंने सेल कर दिया एंड द थर्ड पर्सन इज नॉट अवेयर कि इसका अथॉरिटी रिवोक हो चुका है, तो देन इन दैट केस अगेन दिस विल नॉट अफेक्ट। तो मतलब क्या है? So agency agent exercises authority before he come to know about the revocation, या फिर the third person or the buyer not aware about the revocation before creating the interest in the transaction, अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया तब तक उनको पता ही नहीं था, तो यहाँ पे आपका रिवोकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये कुछ एग्जांपल आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसको ध्यान दे देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्यूटीज ऑफ क्या? एजेंट का ड्यूटी क्या है? सबसे पहला एजेंट का ड्यूटी ये है, ड्यूटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने जो ऑर्डर दिए, जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करो। दूसरा पॉइंट क्या बोला? कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने जैसे डायरेक्शन दिया वैसे धंधा करो। अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्शन नहीं दिया तो कस्टमरी प्रैक्टिस क्या उस धंधे की, उसके तरीके से धंधा करो। ठीक है, इसके अंदर केस स्टडी बहुत अच्छा अच्छा है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तीसरा, रीजनेबल केयर। अगर आप एज ए एजेंट बोल के काम कर रहे हो तो उस धंधे के अंदर जो एक रीजनेबल केयर लेता है ना दूसरा बिजनेसमैन जो सेम धंधे में इन्वॉल्व है, उतना केयर तुम भी करो। एज अ जनरली possessed बाय अ पर्सन एंगेज इन द सिमिलर बिजनेस, जो स्किल लगता है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए जो सेम धंधे में किसी और के पास है। कुछ एग्जाम्पल कवर करते हैं, सुनो। और ये 4 पॉइंट जो मैं इसको एक साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या? ड्यूटी टू कम्युनिकेट द प्रिंसिपल, ड्यूटी टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूटी टू नॉट मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट एंड ड्यूटी टू रेमिट द सम्स। इसका हम एग्जांपल देते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ना, इसने अथोराइज किया एजेंट को कि तू मेरा घर सेल कर। अब एजेंट को पता चला यार इस घर के नीचे तो माइन है, समझ में आ रहा है, तो उसने इच्छा जताई कि मेरे को तुम्हारा घर परचेस करने का, लेकिन उसने बात बताया नहीं कि तुम्हारे घर के नीचे माइन है। अब प्रिंसिपल ने सेल कर दिया अपना घर किसको? एजेंट को। एंड देन सब्सिक्वेंटली ही कम टू नो क्या, कि भाई साहब ये तो सेल करना मेरे लिए लॉस हो गया। क्यों? बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि मेरे घर के नीचे माइन है, और ये बात तो मुझे किसने बताया नहीं? एजेंट ने बताया नहीं। तो क्या आप रिसाइन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को? आंसर इज यस। और ये था आपके एग्जाम का केस स्टडी। ठीक है, अजित डायरेक्ट बी टू सेल द स्टेट, बराबर, और वो जो बी है ना वो क्या कर रहा है? उस प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है सी के नाम में। तो आगे जाके अजित अपनी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रिपुडिएट कर सकता है। क्यों? कि तुमने डिसऑनेस्टली कॉन्सिल किए कुछ मटेरियल फैक्ट, या इसके वजह से दिस इज डेंजरस, मतलब मेरे को लॉस हो रहा है ए वाले का केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए ने बी को बोला कि जाके ले मेरे लिए घर परचेस कर ले, वो सामने वाला, उसने इंक्वायरी किया, उसको पता चला है घर तो बहुत रीजनेबल अमाउंट में मिल रहा है, तो इसने बोला सॉरी यार घर परचेस नहीं कर पाया। लेकिन बी वो घर खुद के लिए परचेस कर लेता है। ऐसे वाले केस में ए कम टू नो कि बी ने क्या हरकत किया, तो ऐसे वाले केस में
क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को रोक सकता है? बोले बिल्कुल रोक सकता है, वो घर कंपेल कर सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अजीत डायरेक्ट बी हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस, लेकिन बी उसको बोलता है सॉरी हाउस इज नॉट ब्रॉट, लेकिन वो खुद के लिए घर परचेज कर लेता है, तो अजीत कंपेल कर सकता है उसको ये घर मुझे सेल कर। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, खत्म करते हैं। राइट ऑफ एजेंट, एक एजेंट का राइट क्या है? उसको जो पैसा मिला है ना तुम्हारा गुड सेल करके, उसमें से वो कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है। क्या क्या? अगर उसने तुमको कोई एडवांस दे के रखा था प्रिंसिपल को, वो अपना एडवांस कट कर सकता है, या फिर जो जो खर्चा उसको उस सेल करने के लिए लगा, कैरेज वैरेज, उसको वसूल कर सकता है। या फिर तीसरा, उसका जो पैसा रेमुनरेशन, उसको सैलरी नहीं मिला है, वो सैलरी भी उसमें से डिडक्ट कर सकता है। तीसरा, राइट ऑफ रेमुनरेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बताया वैसे उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, नहीं बताया तो बोले सेम इंडस्ट्री में बाकी लोगों को कितना मिलता है, एवरेज उतना तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है। एजेंट लियन ऑन द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, एजेंट के पास प्रिंसिपल का प्रॉपर्टी है, अब प्रिंसिपल पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखो। ठीक है। और तीसरा कि अगर आपको कुछ भी लॉस हो रहा है प्रिंसिपल की हरकत की वजह से, तो इंडेमनीफाई करके लो। अब इसके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आए, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहले, जो एजेंट है ना, इसके मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को लॉस हुआ, एजेंट आपको आपका रेमुनरेशन तो नहीं मिलेगा और आपको प्रिंसिपल को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तीसरी बात, अब ये क्या हुआ, जो प्रिंसिपल है ना, इसने अथोराइज किया एजेंट को कि तू मेरा गुड्स सेल कर, एजेंट ने एग्रीमेंट टू सेल करके रखे मल्टीपल लोगों के साथ में, और बाद में प्रिंसिपल बोलता है कि सॉरी मैं आपको गुड्स सप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ये लोगों ने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर? एजेंट के ऊपर। ऐसे केस में बाद में एजेंट क्या करेगा? इंडेमनिटी के जो राइट है वो रिकवर करके लेगा, मतलब भाई कॉस्ट ऑफ सूट, डैमेजेस, बराबर, कॉम्प्रोमाइज, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, वो सारा खर्चा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि भाई साहब प्रिंसिपल के पास टाइटल नहीं था गुड्स का, और वो एजेंट को बोलता है गुड जाके सेल कर दे मार्केट में। अगर बाद में पुलिस ने पकड़ा, किसी ने एक्शन लिया, तो वो इंडेमनी लॉस सफर करा के लेगा किससे? प्रिंसिपल से। यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे एजेंट ने मतलब शिवगामी ने बोला बाहुबली को जाके कटप्पा को मार, कटप्पा ने बाहुबली को मारा। अब बोले कटप्पा तो एजेंट बोल के काम कर रहा था तो शिवगामी लायबल होनी चाहिए, बोले नहीं, क्रिमिनल एक्ट में तो बोले जिसने हरकत किया एजेंट पर्सनली तू लायबल रहेगा। लास्ट वाला केस स्टडी जो आपके एग्जाम में आया था, यहाँ पे ए ने बी को बोला कि भाई तू काम कर, मेरे घर में वॉल पेंटिंग, वॉल कंस्ट्रक्ट कर, और उसके लिए लगने वाले जो इक्विपमेंट मैं तेरे को दूंगा, लेकिन दैट इज नॉट विद गुड क्वालिटी, और इसकी वजह से इंजुरी हो गई किसको? एजेंट को। एजेंट कॉम्पेंसेट करा के ले सकता है। ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन थे, पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल लाइबिलिटी टू थर्ड पर्सन, ऑफ कोर्स यार, प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट एंड एजेंट इज नॉट बाउंड बाय, एजेंट इज नॉट लायबल टू थर्ड पर्सन, विद इन अथॉरिटी रह के काम कर रहा है तो। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या? कंडीशन व्हेन द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ एजेंट, बोले अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा है तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा। एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और उसका काम सेपरेबल है या उसका काम सेपरेबल नहीं है। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना, सतीश सर के ने लिया आईपैड और पेंसिल, और मैंने बोला आईपैड का इंश्योरेंस निकाल के ला 10,000 का, हमारा एजेंट गया 10,000 का आईपैड का इंश्योरेंस निकाला, 2,000 का पेंसिल का इंश्योरेंस निकाला, ये वाली पेंसिल का। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं 10,000 के लिए लायबल हूँ? बोले हाँ। 2,000 वाली पेंसिल के लिए प्रिंसिपल तू लायबल नहीं है, लेकिन वो जाता है और वो एक ही इंश्योरेंस में दोनों कवर कर लेता है, 12,000 में पेन पेंसिल दोनों कवर किया, मैं लायबल ही नहीं हूँ क्योंकि द एक्ट इज नॉट सेपरेबल। समझ में आ रहा है? यस और नो? और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या, कि जो अन्नू है, शी इज द ओनर ऑफ शिप एज वेल एज कार्गो, उसने एजेंट को बोला शिप का इंश्योरेंस निकाल, एजेंट जाके शिप और कार्गो का दोनों का इंश्योरेंस निकाला, तो बोले अन्नू लायबल रहेगी किसके लिए? शिप के इंश्योरेंस के लिए, कार्गो के इंश्योरेंस के लिए लायबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि एजेंट को अगर तुमने पैसा दे दिया तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि तुमने प्रिंसिपल को दे दिया और थर्ड पर्सन अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गया। बोले हाँ। अब देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट है और बहुत यूनिक पॉइंट है, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है। थर्ड पर्सन ने अगर कोई भी बात एजेंट को बताई तो ऐसा माना जाएगा वो बात जैसे कि प्रिंसिपल को बता दी है, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे केस स्टडी है, देखो जो प्रिंसिपल है बी, इसको है ना एक थर्ड पर्सन से पैसा लेना है, कितना? से फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए लेना है। अब ये थर्ड पर्सन पैसा दे नहीं रहा है, तो ये बोलता है अपने एजेंट को कि जा तू उसकी कार परचेस कर, तू उसकी कार परचेस कर। वो अपनी कार अपने को सेल करेगा, कितने रुपए में सेल करेगा? 10 लाख रुपए में। और मैं कहाँ करूंगा उसको, अपने अपने को उससे 8 लाख रुपए लेना बाकी है ना, और 10 लाख देना है, तो अपन उसको सिर्फ 2 लाख देंगे सेट ऑफ करके। समझ में आया कंसेप्ट क्या है?
इसने बोला उससे अपने को कितना लेना बाकी, 8 लाख। अपन उसकी कार परचेस करेगी कितने में, 10 लाख में। अब मैं उसको 10 लाख नहीं दूंगा, मैं उसको सिर्फ 2 लाख रुपए दूंगा सेट ऑफ करके 8 लाख के। अभी सीन क्या हुआ, ये जो सी है ना, सी ने ये बात बताया कि भाई ये जो कार है ये कार मेरी नहीं है, ये कार किसी और की है, डी की है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। अब जैसे ही आपने एजेंट को बताया, ऐसा माना जाएगा बी को ये बात पता चल गई है, भले ही बी को एजेंट ने बताया नहीं, ठीक है। अब बी ने क्या किया, सिर्फ 2 लाख रुपए दिए इसको, बोले आफ्टर सेट ऑफ। तो यहाँ पे बी सी बोलेगा नहीं नहीं भाई मेरे को 10 लाख रुपए पूरे चाहिए। बोले क्यों, क्योंकि कार मेरी नहीं है, मेरे को पैसा किसी और को देना है। बोले मेरे को थोड़ी मालूम, बोले मैंने एजेंट को बताया था। और ऐसा माना जाएगा कि जो बात एजेंट को बताया वो तेरे को बता दिया। समझ में आया। सो यू कैन नॉट क्लेम द सेट ऑफ अमाउंट। यहाँ पर आपका हो गया ये वाला चीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसके साथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको 100% फोकस दो और समझ के लो क्या बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। जो एजेंट होता है ना वो प्रिंसिपल को, वो लाइबल नहीं होता है ना थर्ड पर्सन को, यस और नो। यस, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है बिकॉज इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। बट एजेंट टू लाइबल हो जाएगा कब, अगर तू कोई भी कार्य कर रहा है जो तेरी अथॉरिटी के बाहर है तो एजेंट टू लायबल है। या फिर तू लोगों को बता रहा है कि तू एजेंट है जबकि तू एजेंट नहीं है, और ना ही तेरा एजेंसी रेटिफाइड हुआ है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ने अन्नू को एजेंट बोलकर अपॉइंट नहीं किया, लेकिन अन्नू फिर भी सब मुंह मार के बोल रही कि मैं क्या हूँ, मैं एजेंट हूँ। अब और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई, अगर प्रिंसिपल इसको एक्सेप्ट कर ले तो दिस इज एक एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। लेकिन प्रिंसिपल अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करे तो सामने वाला तेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है फ्रॉड का। तो एजेंट यू आर पर्सनली लायबल टू थर्ड पर्सन। तीसरा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंसी। आपका प्रिंसिपल अगर इनकॉम्पिटेंट है, वैसे तो प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकता है बराबर, अनसाउंड मैनर, लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट बन गया तो बेटा फिर उसके बाद भी तुम कार्य कर रहे हो तो यू आर लायबल टू थर्ड पर्सन। अब तीसरा, अगर प्रिंसिपल अपना फॉरेन में है ना, मर्चेंट रेसिडेंट अब्रॉड या फॉरेन प्रिंसिपल है, तो इंडिया में तो एजेंट टू है, टू लायबल रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल एंड अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, दोनों में भी फर्क है। फर्क क्या है, एक जगह पे मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि मैं एजेंट हूँ, लेकिन मैं किसका एजेंट हूँ ये नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों, तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला है कि मेरा नाम मत बताना किसी को भी, ठीक है। तो ऐसा होता है काफी बार। या फिर दूसरा केस है कि मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि मैं एजेंट बोलकर काम कर रहा हूँ, आपको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पहले बात करते हैं कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द एजेंट। प्रिंसिपल ने बोला डू नॉट डिस्क्लोज माय नेम एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब ये एजेंट है, एजेंट क्या किया, थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। तो बोले थर्ड पर्सन ने पूछा इज इट योर कार, बोले नहीं आई एम जस्ट एजेंट, लेकिन कार जिसकी है मैं उसका नाम बता नहीं सकता। कल जाके अगर ये थर्ड पर्सन कार परचेस करता है तो कौन लायबल है, एजेंट लायबल या प्रिंसिपल, बोले तब तो प्रिंसिपल ही लायबल रहेगा ना। बोले हाँ, द प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी। लेकिन अब ये उल्टा केस है क्या, कि यहाँ पर अन्नू जो एजेंट है वो थर्ड पर्सन को बता ही नहीं रही कि मैं एजेंट हूं और कार सेल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे वाले केस में 3 एग्जाम्पल आपके केस स्टडी के फॉर्मेट पे एग्जाम में आए थे, वो डिस्कस करूंगा। बोले थर्ड पार्टी कम टू नो अबाउट द प्रिंसिपल, बाद में उसको पता चला प्रिंसिपल। अब थर्ड पार्टी तो सीधा एक्शन, एजेंट इज लायबल टू थर्ड पार्टी ना, तो थर्ड पार्टी एक्शन ले सकती है एजेंट के ऊपर। थर्ड पार्टी कम टू नो अबाउट द प्रिंसिपल नेम बिफोर कोर्ट वर्डिक्ट इज पास, तो थर्ड पार्टी तो प्रिंसिपल को भी केस फाइल कर सकती है, एजेंट को या दोनों को भी। ये देखो, ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर सेल ऑफ 100 बिल्स। ए ने अपने 100 बिल्स किसको सेल किए, बी को। एंड आफ्टरवर्ड बाद में उसको पता चला कि बी एज एजेंट बोल के काम कर रहा है किसका, सी का। तो ए में फाइल सूट अगेंस्ट बी और सी और बोथ फॉर द प्राइस ऑफ कॉटन। एक के अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बोले हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे क्या हुआ सुनो, ए ने राइस सेल किया बी को, कितना, 1 लाख रुपए का, और बी ने 50,000 रुपए दे दिए। और बाद में पता चलता है कि ये ए तो पैसा लेके भग गया 50,000, और एक्चुअली जो प्रिंसिपल है वो कौन है, सी है। अब सी बोलता है मेरे को 1 लाख रुपए दे, बी बोलेगा 1 लाख रुपए तो नहीं दूंगा, है ना, मैं सिर्फ सेट ऑफ करके कितना दूंगा, 50,000 रुपए दूंगा। समझ में आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल भी आपके केस एग्जाम में आया था। ए हु ओज 50,000 रुपी टू बी फॉर सेल ऑफ 1 लाख रुपीज के राइस, बराबर। ए एक्टिंग एज एजेंट of C. A is acting as agent of C in the transaction, but B has no knowledge. B को नहीं पता था।
नॉर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्या सस्पिशियस, और इस ग्राउंड सस्पिशियस क्या है कि भाई मानो ए बच गया, तो सी कैन नॉट कंपेल बी कि तू मेरे को पूरा पैसा दे विदाउट डिडक्टिंग जो तूने ए को दिया। ऐसा नहीं है मैं पहले ए को जो दिया वो डिडक्ट करूंगा फिर मैं तेरे को दूंगा, पूरा तो नहीं दूंगा। और लास्ट वाला पॉइंट बच्चों, ये तो रियल लाइफ केस स्टडी है ना, आई विल नॉट टेक अ नेम ओनली, सेलिब्रिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड पर्सन ये बोल रहा है कि अगर मेरे को पता चलता था ना बोले कि तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है, उसका नाम सुन के मैं तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता था। मतलब क्या, देयर इज अ यस, ही इज अ सेलिब्रिटी जिसको बैन कर दिया था कि तुम वानखेड़े स्टेडियम में आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब उसको क्या लगता है कि यार मैं तो वानखेड़े स्टेडियम में नहीं जा सकता हूँ ना, उसने भेजा अपने एजेंट को, और एजेंट ने निकाल के दिए वानखेड़े स्टेडियम के टिकट। अब जब वो वानखेड़े स्टेडियम के टिकट लेके गया, उस समय में भी उसको रोक सकते, क्यों, बोल सकते कि अगर हमको पता रहता ना वो तेरा एजेंट है तो हम उसको भी नहीं देते थे। तो यही हुआ, इफ थर्ड पर्सन कम टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही मे एंटर, ही मे नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बोले अगर हमको पहले पता रहता ना हम तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते, तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, थर्ड पर्सन हैव राइट, क्या राइट है थर्ड पर्सन के पास, टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। भले तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के साथ बाद में रिसाइन करो, और इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। हियर वी आर डन विद द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी गाइस, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि बिना कोई क्वेश्चन स्किप करें मैंने एजेंसी भी पूरा रिवाइज करवा के दे दिया आप लोगों का। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, है ना।